ओके तो पंटर लोग जो जो अपने बचे हुए पंटर लोग हैं, ओके जितने अपने ये पॉइंट है, तो अपन आज रिवाइज कर रहे हैं पूरा। एक बार एसएम रिवाइज कर रहा हूँ चार्ट से, और जो चैप्टर 5 का चार्ट मैंने बोला था वो रिवाइज कर रहे हैं, और अपन एक लॉजिकल एंडिंग पे आज क्लोज कर रहे हैं। कल आपका ऑडिट चालू हो जाएगा। ओके आप उधर से हो, मतलब उधर का तो ऑडिट है, रवि सर का भी ऑडिट चालू हो जाएगा, फिर मेरे पास भी ऑप्शन फिर मेरा ही है, तो मैं भी ऑडिट ही कर रहा हूँ। तो टेक्निकली ये करेंगे, और एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। वैसे रवि सर का डिस्कशन ऐसा हो रहा था कि भाई शाम को रोज मतलब जो रिवीजन लेना और रात को ले लो। मैं बोला ऑलरेडी मैं मरा हुआ रहेगा बच्चा, क्योंकि ऑलमोस्ट तुम लोग अपन पूरे टाइम लेंगे। तो मैं ऐसा लॉजिक लगाया हो कि अपन रात को कुछ भी नहीं करते, तुम पहले सिलेबस, बाकी सबके सिलेबस खत्म कर लो। एक बार का सिलेबस खत्म हो जाता, उसके बाद अपन टाइम पास मतलब रिवीजन लेते रहते जो वाले पंडित लोग हैं। इस फ्लो में अपना कॉन्टेक्स्ट है। तो 15 को खत्म होने के बाद फेस टू फेस में कुछ भी नहीं ले रहा अभी, एसएम को अपन लास्ट फेस टू फेस में क्लोज कर रहे हैं। और 16 17 15 को अगर सबका सिलेबस ऑप्टिमली खत्म हो गया होगा, अगर बाई चांस सब लोग का एंड हो गया, मतलब ये सारे जन का कंटेक्स हो गया, 16 17 को अपन रात को रिवीजन ले लेंगे, और एक एसएम के जो क्वेश्चन वगैरह और कुछ ये करना है वो कर देंगे। बड़ी ठीक है बड़ी एवरीवन, ये फ्लो में अपन कर रहे हैं। ओके तो सर अभी अपने टारगेट में अरे इसने चालू किया कि नहीं किया, कब चालू किया, क्या करता है मेरे को बता था, मैं बात कर रहा कुछ भी, क्या भगवान जाने। ठीक है चल चालू हो गया ना भाई। ओके तो चलिए। अरे वो यूट्यूब पे डाला रे। तो मेरी मतलब अपन सबके प्रेस्टीज पॉइंट में सबके साथ डिस्कशन क्लियरली हो गया है। तो अपन अभी एसएम के कंटेक्स में एक बार अपन सारे चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। ओके सारे चैप्टर का एक बार रिवीजन देख लो, और ये रिवीजन देखो, और एक रिवीजन जो स्पीड में है वो ऑलरेडी है 1 घंटे का। ओके अपन अभी थोड़ा सा डिसेंटली रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल टुगेदर अपन सारा कॉन्सेप्ट वगैरह जो जो रहेगा मैं फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ। आप फटाफट उसको क्लोज करते जाइए। ओके और जिनका जिनका 6 बजे निकलना रहेगा, ट्रैफिक वैफिक रहेगा रास्ते में, वो निकल सकते हैं। ओके मतलब वो जो जो वाले पॉइंट है, ओके तो वो वाला पॉइंट पुश आउट हो सकते हैं। आत्मा क्लियर है बड़ी? ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट। ओके तो अपनी कहानी जो चालू हो रही है, ओके सबसे पहले स्टार्टिंग। ओके एसएम के चार्ट बुक निकाल लीजिए। अच्छा सबसे पहले कौन सा चैप्टर चालू करो, तुम बोलो, वो सीक्वेंस में चलते हैं। चैप्टर 5 को चालू कर ले पहले, के सीक्वेंस में जाओ, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में खत्म कर ले। ओके जिसका भी अगर आगे पीछे मिस हो गया तो यूट्यूब पे ही है, देख लेना पड़ी। तो अपन ये रहेगा, और जैन 26 के हिसाब से मैं एलडीआर जो जो रहेंगे मैं वो मैंने अपडेट किया हुआ है। ओके वो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा, ठीक है बड़ी। और जो मे वाले हैं उनका एलडीआर कब होगा अगले इसमें, मैं आपको मे वाले के लिए एलडीआर बाद में बता दूंगा, लेकिन जो जैन वाले हैं उनका काम साथ में खत्म करता रहो। चलो बढ़िया, लेट्स क्लोज ऑन इट। ओके ये चार्ट बुक आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, और चैप्टर 5 का मैंने चार्ट अलग से बनाने बोला था, अपन उसको बेस बनाएंगे, क्योंकि इस चार्ट बुक में थोड़ा सा उसका ऊपर नीचे है, तो उसको रीअरेंज करूंगा बाद में। लेकिन आपको मैंने चैप्टर 5 का चार्ट बनाने बोला था, उसको अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं, चैप्टर 1 को चालू करते हैं मालिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 1, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज मैनेजमेंट। ओके मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो मैनेज करता है बिजनेस को, या एक प्रोसेस है ओके जिसे बिजनेस मैनेज किया जाएगा। सेकंड स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अच्छा स्टडी क्या फ्लॉलेस हो सकती है? नहीं। ओके क्योंकि कितनी भी बेहतर स्टडी रही तो अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट। ठीक है देखो, अगर प्रोएक्टिव ही तोड़ सक्सेसफुल होती तो अपन स्टडी तोड़ हो सकती थी, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो सकता है इसीलिए अपने को क्या चाहिए? रिएक्टिव। और रिएक्टिव के लिए कौन चाहिए? मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिए। ओके उसके बाद आता है एसएम। एसएम का कॉन्टेक्स्ट में 3 क्वेश्चन है, आई होप आपको याद होगा। सर 3 क्वेश्चन क्या क्या है एसएम में, स्टडी मैनेजमेंट में? पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम आर देयर, सेकंड इज एडवांटेजेस एंड थर्ड इज लिमिटेशन। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स है। सर हाउ मेनी objectives of SM are there? Though to achieve competitive advantage, and second to adapt the changes. Next point, what are the benefits of SM? I hope आपको याद होगा benefits of SM कितने हैं, 7 बेनिफिट है। सबसे पहले क्या देता है? डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट मेरे को क्या बनाता है? प्रोएक्टिव। क्या देता है? फ्रेमवर्क। ओके फेस द फ्यूचर, और फेस द फ्यूचर का मसला क्या है? अपॉर्चुनिटी। इसके बाद है दीवार बना के रखता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, लॉन्गिटिविटी, एंड अल्टीमेटली और एक चीज है मेरी क्या बढ़ाता है? कोर कॉम्पिटेंस है। सर हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? ओके 4। सबसे पहले एनवायरमेंट इज turbulence and complex. Second, it is time consuming, it is costly and difficult to identify a competitive response. भारत माता की जय। पहला क्वेश्चन क्लियर है बड़ी। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सर पहला क्वेश्चन है इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट मींस व्हाट? इंटेंट मींस ओके फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। इंटेंट क्या होता है बड़ी? फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम।
अब इंटेंट के अंदर कितनी एलिमेंट्स होते हैं? 4। सर कौन से? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट में है वैल्यू सिस्टम्स। याद है ना बड़ी? ओके, सबसे पहले बात करते हैं विजन। विजन के अंदर एसेंशियल पॉइंट्स कितने हैं? सर जो बंदा विजन बनाने वाला है वो बंदा कौन होना चाहिए? इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर। उसने सोच कैसी रखनी चाहिए? क्रिएटिव। तीसरा, जो विजन बनाएगा उसने क्या लाना चाहिए? मोटिवेशन नहीं, ओके, एंथुजियाज्म। एंड लास्ट उसने क्या देना चाहिए? डायरेक्शन। तो विजन डायरेक्शन देता है, याद है ना बड़ी? ओके, याद रखना, विजन डायरेक्शन देता है और मिशन पाथ फॉर डेवलपमेंट देता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो विजन का कॉन्टेक्स्ट आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। विजन होने के बाद आपके लिए कॉन्टेक्स्ट आया मिशन। मिशन के अंदर अपन ने टोटल 3 क्वेश्चन को कॉन्टेक्चुअली कवर किया हुआ है। 4 क्वेश्चन एक्चुअली, पर एक क्वेश्चन तो खाली हेड पॉइंट है जो आपको याद होगा गुड मिशन स्टेटमेंट केस में। सबसे पहले बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए। तो अगर आपको याद होगा 7 पॉइंट थे मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, जिसके 5 अलग किए थे मैंने, 2 अलग किए थे, 2 लास्ट किए थे और ट्रांसलेट। पहले 5 का कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ओके, सबको क्या मिलेगा? यूनिटी ऑफ पर्पस। इट इज अ बेस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेस। तीसरा, यस, मोटिवेशन। गर्मी हो रही है। ओके, क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट। ओके, देन लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा? फोकल पॉइंट। एंड लास्ट 2 पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ goals and objectives into work structure and translation of purpose into goals and objectives in such a way that measurement can be done। याद आया बड़ी? ओके, ये कॉन्टेक्स्ट है मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए भारत माता की। याद आएगा बड़ी? सेकंड सिनेरियो, मिशन स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसको क्या बोलते हैं? गुड मिशन स्टेटमेंट होने के लिए क्या चाहिए? कितनी चीजें चाहिए? 5 चीजें। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्टिव। सेकंड पॉइंट कैसा होना चाहिए? मोटिवेटिंग, प्रिसाइज, और उसके साथ में क्या होना चाहिए? क्लियर एंड फिजिबल। सर फिजिबल का मतलब क्या होता है? अचीवेबल। मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट बताया था। अब ये मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त मैंने दिमाग में क्या रखना चाहिए, तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट है 3 स्टेटमेंट। इसके मैंने उल्टे कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट जो भी बनाओगे वो क्या होना चाहिए? सबका सेम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक। सेकंड, इट शुड फोकस ऑन कस्टमर, और 2-3, ओके, कस्टमर पे फोकस करेगा और किस पे फोकस करेगा? ओके, कंपिटेंसी, ओके, टेक्नोलॉजी, ओके, एक्टिविटीज, लास्ट वाला पॉइंट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो पहला पॉइंट था वो ये है कि मिशन स्टेटमेंट क्या देना चाहिए? अपना एम्फसाइज ऑन बिजनेस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, स्पेशल आइडेंटिटी देना चाहिए और रास्ता देना चाहिए। रास्ता कौन सा? पाथ फॉर डेवलपमेंट। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है, इसके अंदर 3 + 1 पॉइंट है जिसको अपन एक्टिविटीज में बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या लिखना है? अगर मिशन स्टेटमेंट, अगर मैंने क्वेश्चन आपको पूछा मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, तो आपके 7 पॉइंट हुए। अगर मैंने बोला मिशन स्टेटमेंट के बेनिफिट बताइए, 7 पॉइंट हुए। अगर मैंने बोला सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट बताइए, ये 7 पॉइंट हुए। याद रखना। लेकिन मैं बोल रहा हूं मिशन स्टेटमेंट लिखते वक्त मैंने क्या ध्यान में रखना चाहिए? ये 3 पॉइंट। मिशन स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए? अच्छा होने के लिए क्या चाहिए? ये है। और मिशन स्टेटमेंट की तरफ अप्रोच कैसा होना चाहिए? तो आपको याद होगा पीटर डकर ने अप्रोच क्या बताए थे? 2 अप्रोच थे। सर 2 अप्रोच कौन से थे? प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड। मेरे ख्याल से क्लियर है बड़ी है। ओके, ये मिशन स्टेटमेंट की कहानी है। और इसके बाद आता है तेरा नेक्स्ट और लास्ट आंसर जो अपने को अच्छे से याद रखना है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के 2 क्वेश्चन को पहले क्लोज करते हैं, फिर मैं एक पॉइंट पे आपको एम्फसाइज करके याद करके कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए कैरेक्टरिस्टिक बोला है, तो कैरेक्टरिस्टिक में कितने ध्यान रखना है? 10, जिसके अंदर पहले 4 याद रखिए, दूसरे 4 याद रखिए। सबसे पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? कॉन्क्रीट। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? टाइम फ्रेम। क्या होना चाहिए? मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल था। एंड लास्ट पॉइंट और क्या होना चाहिए? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और एक कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चैलेंजिंग, ये भूलो मत। चैलेंजिंग को कैसे डिसाइड करोगे? मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है। अगर मैंने इस महीने में 100 यूनिट बना दिए, अगले महीने में टारगेट कितना होना चाहिए? 100 यूनिट होना चाहिए नहीं। अगर आपको एमसीक्यू ऐसा आया 100 यूनिट बनाया और अगले महीने भी 100 यूनिट है, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का क्या चीज सही नहीं है? चैलेंजिंग नहीं है। तो 4 पॉइंट याद रखने का। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम, मेजरेबल, चैलेंजिंग मतलब मोटिवेशन। याद रखना। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, देखिए अगर आपको याद है एंथुसियाज्म किस में रहेगा? विजन। मोटिवेशन किस में रहेगा? मिशन। एंड चैलेंजिंग किस में रहेगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट 4 पॉइंट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के। इसमें कंटेक्स्ट क्या है? सबसे पहला मेरा रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दूसरा पॉइंट अगर याद होगा, इट इज ए बेस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो ए बेस फॉर मिशन एंड पर्पस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट और याद रखने का, इट इज ए बेस फॉर स्टैंडर्ड फॉर अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये 4 चीजें आपको अलग से याद रखनी है। और लास्ट 2 है अपनी औकात में काम। अच्छा, उसके पहले दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, दोनों क्या होना चाहिए? कोरिलेट होना चाहिए और अपनी औकात में होना चाहिए, यानी कंस्ट्रेंट के हिसाब से होना चाहिए। याद है बड़ी? कोरिलेट का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं। ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको ऑलरेडी पता है। ओके, पेट स्क्वायर, पेट स्क्वायर नहीं, पी और ई पेट का कॉन्टेक्स्ट है। तो पी में क्या क्या आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पोजीशन एंड पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी। तो P⁴ याद रखने का। फिर आता है ई, एम्प्लॉय के 2 पॉइंट है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन। एंड लास्ट पॉइंट है टेक्निकल। आई होप याद है बड़ी? अब देखो ये अपने चैप्टर 1 किया था बड़ी। ओके, आप याद रखोगे। अगर यही आपको याद है, चैप्टर 5 में एसपीएम पढ़ा था। एसपीएम का फुल फॉर्म था कौन सा था? स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें फाइनेंशियल मेजरमेंट होता है, कस्टमर मेजरमेंट होता है। उसके आई होप याद होगा। पहला क्या होता है? पैसा मतलब फाइनेंशियल। दूसरा क्या होता है? कस्टमर। तीसरा होता है मार्केट के बाद क्या आना चाहिए? एम्प्लॉय के बाद क्या आना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। और क्या आना चाहिए? कहीं ना कहीं इसी से मैच होता है।
ये इसी के कंटेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अब ये मेरे को बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल। ओके, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? मार्केट। जितना जितना प्रोडक्टिव रहेगा उतना कॉस्ट लीडरशिप बनते जाऊंगा, उतना मार्केट का कॉन्टेक्स्ट आएगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्स्ट आएगा। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहे तो क्या होना चाहिए? कोरिलेट। मतलब क्या? अगर एग्जांपल मैंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे थे? प्रॉफिटेबिलिटी भी रखा था, प्रोडक्टिविटी भी रखा था, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? कोरिलेट। आई होप याद है बड़ी। ओके, और औकात में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद है ना बड़ी? अच्छा, मेरे को बताओ, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कौन से स्टेज में सेट होता है? 5 स्टेजेस होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, 5 स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेज में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म सेट करते हैं? फर्स्ट। लेकिन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने पड़ते हैं। कौन से स्टेज में होता है? ओके, इंप्लीमेंटेशन। थर्ड नहीं, इंप्लीमेंटेशन करते वक्त एनुअल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और एनुअल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करना चाहिए। तो मेजर करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? एसपीएम। और एसपीएम से अपने को रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन कंट्रोल। आई होप याद होगा बड़ी। ये वाला कॉन्टेक्स्ट इस तरह से सीक्वेंस जाता है। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की कहानी पक्का क्लियर है। इसके साथ में वैल्यू सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अभी रिसेंटली आपने चैप्टर 5 में देखा होगा, तो कल्चर का कॉन्टेक्स्ट देखा होता, और आपको याद होगा अगर कल्चर फिट रहा तो सबसे सही रहेगा। लेकिन वैल्यूज के लिए आप याद रखना, वैल्यूज को कैसे डिसाइड करोगे? वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या डिसाइड करोगे? इंटीग्रिटी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी एग्जांपल कल में कॉन्टेक्स्ट ये भी पढ़ा था कल्चर के अंदर, अगर ऐसा कल्चर है कि इनोवेशन का है, तो मेरे को बताओ क्या लॉस वॉस होता रहा? ओके, आरएनडी में खर्चा होता रहा, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अगर इनोवेशन का कल्चर नहीं है तो चीजें अलग हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, वैल्यूज का कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन करना होगा। ओके, वैल्यूज के इफेक्ट दो तरह के होते हैं, अगर आपको याद होगा तो दो तरह के कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्या वैल्यू का इफेक्ट कस्टमर पे भी हो सकता है? यस। वैल्यू का इफेक्ट मेरे एम्प्लॉय पे भी हो सकता है? यस। ये कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन किया हुआ है। तो ये अपन आंसर लिखा हुआ है, ये हो गया स्ट्रेटजी कंटेंट। 99% ऑफ चांस है, ओके, आपको याद रखना है, जो भी जान में दे रहा होगा एग्जामिनेशन, प्लीज मेक इट श्योर विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तीनों आपको तोड़ एलडीआर रखने हैं बड़ी। ये तीनों में से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है। जो जैन 26 है, मई 26 आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पॉसिबिलिटी नहीं आती, लेकिन टेक्निकली ये क्वेश्चन एकदम बैठ जाता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? 3। एकदम आसान सा आंसर है। कौन से 3 है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अब ये तीनों के काम बता दिए। सबसे पहले मेरे को कॉर्पोरेट लेवल के काम बताइए। कॉर्पोरेट लेवल के काम कितने होंगे? 8। मतलब वो 7 में भी लिख सकते हो, 8 में भी लिख सकते हो। सबसे पहला क्या करता है? वो ओवरसी करता है, याद है बड़ी? सेकंड सिनेरियो वो क्या करता है? एलोकेटिंग रिसोर्सेस। उसके बाद 2 और चीज है, ओके, डिटरमाइन कौन से बिजनेस में होना चाहिए, और मिशन एंड गोल किसको देता है? कंपनी को। तो 4 चीजें याद रखने का, ओवरसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने का, ओके, जो भी रहेगा। सेकंड, एलोकेटिंग रिसोर्सेस। तीसरा, कौन से बिजनेस में रहना चाहिए, कौन से बिजनेस में रहना नहीं चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या देगा? मिशन एंड पर्पस। नेक्स्ट 2 पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। अब ये फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग आप 2 अलग अलग मत रखिए, साथ में भी रख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे अंदर एक स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप एंड लिंक बिटवीन जो शेयर होल्डर है एंड जो मैनेज कर रहे बिजनेस। आत्मा याद है क्या बड़ी? अच्छा, मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। अगर आपको याद है चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था रोल ऑफ लीडर। रोल ऑफ लीडर अलग है, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अलग है। आपको एग्जाम में सीईओ लिखेगा, सीईओ के बाद आप हावड़े जैसे इधर नहीं आने का, देखने का अगर सीईओ को बोला हुआ है कि लीडरशिप बना रहे, हम सीईओ की लीडरशिप चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा चैप्टर जाएगा? चैप्टर 5। अगर लीडरशिप नहीं बोला है और तो इसी चैप्टर में रहने का है। अगर मैंने बोला रोल ऑफ सीईओ, खाली रीता बोला है रोल ऑफ सीईओ, कौन सा करने का? ओके, चैप्टर 1। लेकिन मैंने बोला एक लीडर चेंज हो रहा है सीईओ का और नया लीडर आ रहा है, अब वो रोल ऑफ सीईओ बताइए। फिर चैप्टर 5 में रोल ऑफ लीडर को कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। याद है रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ लीडर अपने पढ़ा था? ओके, ये ध्यान रखिए। आई होप क्लियर है बड़ी। अच्छा, बिजनेस लेवल मैनेजर की कहानी एकदम तोड़ याद होनी चाहिए। मेरे को बताओ, बिजनेस लेवल मैनेजर के और 2-3 नाम मैं बता रहा हूं। क्या बिजनेस लेवल मैनेजर भी जनरल मैनेजर है? यस। क्या ये बिजनेस के पद ध्यान देखेगा? यस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसलेट, अच्छा, इसको और एक नाम दिया हुआ है डिविजनल मैनेजर। आई होप आप भूले ही नहीं होंगे। लेकिन हर जन को एक इर्द गिर्द में डिसाइड करते हैं अपन। इसका मेन काम क्या है? जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एंड डायरेक्शन। किसका? कॉर्पोरेट लेवल। कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, रियलिस्टिक स्ट्रेटजी नहीं, कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी। वर्ड को हेरफेर मत होने दो। अगर कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी बोला तो कौन सा वाला बंदा? बिजनेस लेवल। अब मेरे को बताओ, रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा? फंक्शनल लेवल। लेकिन मेरे को बताओ, रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी किसकी? ऑल 3 लेवल्स। आप खाली कॉर्पोरेट और बिजनेस नहीं बोलोगे, ऑल 3। लेकिन इंफॉर्मेशन देगा कौन? फंक्शनल लेवल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो मेरे को बताओ, मेरे को बिजनेस में ये फंक्शन रखना है या ये रखना नहीं है, ये डिसाइड करना है। कौन डिसाइड करेगा? ये फंक्शन रखना है, ये फंक्शन निकालना है, प्रोडक्शन रखना है, निकालना है, बिजनेस लेवल। और फंक्शन में ओके, मार्केटिंग ऐसी करनी चाहिए, मार्केटिंग वैसी करनी चाहिए, फंक्शनल लेवल। सेल्स मैनेजर में इतना डिस्काउंट ऑफर देना चाहिए, इतना डिस्काउंट ऑफर नहीं देना चाहिए, फंक्शनल लेवल। प्रोडक्शन मैंने ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फंक्शनल लेवल। क्या ये क्लियर है बड़ी? तो स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन का जो डिसीजन लेगा वो कौन सा मैनेजर होगा? फंक्शनल लेवल। और इसी के साथ में मां कसम एक तोड़ क्वेश्चन है, आई होप आपको याद भी होगा, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। कितने नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है? 3। पहला है एक जैसा, हॉरिजॉन्टल, कम्युनिकेशन एक जैसा होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन ऊपर नीचे होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल। एंड तीसरा होता है मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एसबीओ है क्या? नहीं, क्योंकि एसबीओ मैंने आपको समझाया, अभी मेरे ख्याल से मालूम पड़ेगा, एसबीओ इज ए मास्टर कॉन्टेक्स्ट। एसबीओ का ऐसा अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, एसबीओ एक मास्टर कॉन्टेक्स्ट है। आई होप याद होगा बड़ी।
बस कॉन्सेप्ट याद रखो और इसके 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज में याद रखना है। मैंने आपको बताया था मॉड्यूल में इसका आंसर नहीं है, मैंने इधर लिखा दिया है। आप अगर देखोगे, आप आरटीपी या अल्टीमेटली वॉल्यूम 3 भी देखोगे तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा एक क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर आपको याद होगा पहले हॉरिजॉन्टल का, सर हॉरिजॉन्टल का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? हॉरिजॉन्टल का आपको सिंपल का जो आंसर था ना वही है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, इनोवेशन होता है। लेकिन यहां पर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करना मुश्किल, क्योंकि कोई भी कुछ भी काम करेगा। तो इसका बेटर किधर होगा? फंक्शनल। फंक्शनल में रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करना आसान और स्पेशलाइजेशन भी होगा। आई होप याद होगा ये। लेकिन इधर दिक्कत क्या है? डिपार्टमेंट अपने बारे में ही सोचेगा, ओके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मरवाएगा नहीं, ओके। तो इसीलिए यहां पर क्या है, आइसोलेशन में काम करेंगे, लिमिटेड कोलैबोरेशन। तो इसको बेस्ट करना है तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्रॉस कोलैबोरेशन तोड़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ओके, कॉम्प्लेक्सिटी, डुअल रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी। आई होप याद होगा बड़ी, ओके। ये पॉइंट आपको चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है। चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट में पहला एलडीआर मैंने आपको मार्क कर दिया, दूसरा एलडीआर ये लेवल पे ध्यान रखना, लेवल का कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना, जिसमें से कॉर्पोरेट लेवल आपके लिए एलडीआर रहेगा और ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एलडीआर रहेगा। ये 3 सेट आपको एलडीआर में ध्यान रखना है, ओके, जिसमें मैं आपको वापस बताता हूं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है ओके कॉर्पोरेट लेवल का ये, और ये मिशन है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ये अल्टीमेट देखने का। आई होप ये क्लियर बड़ी। पर वापस एक चीज मैं क्लियर बता चुका हूं, जो जैन में बैठने वाले पंटर लोग, ओके, उनका कंटेक्स्ट क्या होगा, या मे में बैठने वाले, आपको साथ में क्या देखना पड़ेगा इसके अलावा? एमटीपी, आरटीपी, आपके एटम के जैसे भी होंगे, यूट्यूब पे अपन लेक्चर डाल देंगे, लेकिन आपको नोट करना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर नहीं देंगे, मिस कर दोगे, गड़बड़ मत करना, वो चेक करना जरूरी। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है बड़ी, ये याद रखना। आई होप क्लियर है बड़ी, ठीक है। दूसरे चैप्टर पे जाते हैं, सीक्वेंशियली जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है चैप्टर 2, सर ये एनालिसिस का कॉन्टेक्स्ट है। आई होप थोड़ा सा इधर रिटेन करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इसका अपना रिवीजन थोड़ा सा कम हुआ है, ओके, क्योंकि चैप्टर 1, 3 और 4 का रिवीजन बहुत ज्यादा हुआ, तो रिवीजन फटाफट रिकॉल होगा। लेकिन 2 और 5 का रिवीजन कम हुआ, तो आपको अभी रिकॉल करना पड़ेगा। तो रिकॉल करने की कोशिश करिए, ट्राई करते हैं, ओके। कुछ चीजें याद आई, कुछ चीजें याद आई तो नहीं आई, तो इधर नोट कर लीजिए। सबसे पहला नाम है, याद रखना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या नाम है बड़ी? ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन से चैप्टर में जाएगा? चैप्टर 5 में। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किधर जाएगा? चैप्टर 2 में। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के कुछ सिचुएशन देख लेते हैं, ओके, जो मैंने आपको लिखाए हुए हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में 2 सिचुएशन है। सर 2 सिचुएशन कौन से देखने हैं? 2 एनालिसिस है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, 2 है, इंटरनल है, एक्सटर्नल। लेकिन नाम कैसे याद रखने का? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव, एंड दूसरा क्या होगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिसोर्स, कैपेबिलिटी एंड मार्केट पोजीशन। ये 2 एनालिसिस है। सर ये 2 एनालिसिस करने के लिए एक एनालिटिकल सीक्वेंस दिया जाएगा। सर व्हाट इज एनालिटिकल सीक्वेंस? 3 एनालिटिकल सीक्वेंस है। अप्रेजल ऑफ 2 एनवायरनमेंट, कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल। क्या अल्टरनेटिव देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एंड फाइनल चॉइस। अब मेरे को पता फाइनल चॉइस क्या है, ये देता है क्या? ये स्टेप में आता है, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन 2 है, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड ये फाइनल चॉइस नहीं देता। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर इसके अंदर इश्यूज कितने होते हैं? मेरे ख्याल से 3 इश्यूज आपको याद होंगे। स्ट्रेटजी एक दिन में बनती है, इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड सिनेरियो मेरे को बताइए, क्या इंटरनल कंसीडर करना चाहिए, एक्सटर्नल? किसका ज्यादा किसका कम? बैलेंस। एंड तीसरा सिनेरियो, क्या रिस्क हो सकता है? यस, रिस्क में 2 कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखने हैं। एक है ओके, आपको क्या है? इंटरनल लॉन्ग टर्म, इंटरनल शॉर्ट टर्म, ओके, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म। पहले बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के कॉन्टेक्स्ट में शॉर्ट टर्म में। अगर एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म है, सॉरी इंटरनल शॉर्ट टर्म बोलते हैं, इंटरनल, अच्छा इंटरनल बोला तो मेरा क्या मतलब आ जाएगा? इंटरनल मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस, और एक्सटर्नल बोला तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। रिकॉल करने की कोशिश करो, अगर इंटरनल शॉर्ट टर्म में लॉस है तो मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगा। मेरे को लगा था अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी, सॉरी मेरे को लगा मेरे स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म में, ओके, मैंने एनवायरनमेंट को रीड करते वक्त गलती कर दी, एरर्स इन इंटरप्रेटिंग एनवायरनमेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? देखो, अच्छा एक चीज आप, आई होप आपको याद होगा, शॉर्ट टर्म अगर नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म होगा फिर। और लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम आएगी? एक्सटर्नल में, ओके, मेरा एनवायरनमेंट क्या बन जाएगा बड़ी? ऑब्सोलेट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरनल में क्या आ सकती है? इनकंसिस्टेंसी। आज मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन ओवर ए पीरियड क्या वो स्ट्रेंथ वैसे वैसे रहने, या वीकनेस बन सकते हैं? वीकनेस। तो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। आत्मा जेपा। ये होने के बाद है मेरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का लास्ट हिस्सा। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के 2 एनवायरनमेंट थे। कौन से 2 एनवायरनमेंट थे? इंटरनल, एक्सटर्नल। और इंटरनल में आपको 2 चीज याद रखनी है, एक है परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड एक है डिटरमिनेट एनालिसिस। डिटरमिनेट मतलब क्या होता है? रिसोर्स। एंड और एक एनालिसिस होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में याद रखने का है 4 चीजें। सर कौन से? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट एंड एनवायरनमेंट। आत्मा जेपा क्या? ओके, ये थोड़ा मोटा मोटी याद आया। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया एनवायरमेंट एनालिसिस। आई होप आपको याद आया, नहीं आया था तो मैं बोला रिफ्रेश करिए। सबसे पहला, क्या एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट के साथ मैंने इंटरेक्ट करना चाहिए क्या? आंसर इज यस। और करने का फायदा क्या है या क्यों करना चाहिए? व्हाई आई शुड इंटरेक्ट विद बिजनेस एनवायरमेंट? तो देयर आर टोटल 5 रीजन व्हाई आई शुड इंटरेक्ट विद बिजनेस एनवायरमेंट। फर्स्ट, आई विल गेट टू नो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सेकंड सिनेरियो, मुझे क्या मिलेगा? रास्ता, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। तीसरा, मुझे क्या होगी? कंटिन्यूअस लर्निंग। चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, मेरा क्या बनेगा? इमेज बिल्डिंग। एंड लास्ट पॉइंट है मीटिंग कॉम्पिटिशन। मैं वापस क्वेश्चन को समझा देता हूं, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट? व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट? क्या कारण है इंटरेक्ट करने का एनवायरनमेंट से? ओके, 5 कारण है। सबसे पहला, मुझे क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, मुझे रास्ता चाहिए,
डायरेक्शन, मुझे क्या चाहिए, नॉलेज, मेरे को क्या चाहिए, इमेज, एंड लास्ट पॉइंट है मीटिंग, कंपटीशन। अब मेरे को बताओ एनवायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो को कोसेक याद रखना है, कोसेक का फुल फॉर्म था आपके लिए इसी कॉन्सेप्ट में याद रखिए, कोसेक का फुल फॉर्म था कस्टमर, ओनर, ओनर को क्या नाम दिया था, फाइनेंस, ओके, एस का मतलब था सप्लायर, याद आया बड़ी, ई का मतलब था एम्प्लॉई, ओके, और सी का मतलब था कॉम्पिटिटर एंड कम्युनिटी। सर कम्युनिटी मतलब कौन होता है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह, ये लोग रहेंगे, ये रहेगा माइक्रो एनवायरमेंट। दूसरा और एक एनवायरमेंट है मालिक, वो कौन सा एनवायरमेंट है, मैक्रो। सर मैक्रो में कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ओके, आपको याद होगा इसका फुल फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म था वो था सेट जीडीपी। सेट जीडीपी का कॉन्टेक्स्ट क्या था, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट, जिसमें से ग्लोबल एनवायरमेंट को आप अगले पैराग्राफ में रखिए। तो सबसे पहले बात किया है डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, चुमू आंसर है, ओके। अच्छा मेरे को बताओ दोनों में से क्या डिफरेंस है, डेमोग्राफिक एंड सोशियो कल्चर में डिफरेंस क्या है, मेरे को बताओ। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ओके, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डेमोग्राफिक, एक है बिलीफ ऑफ पॉपुलेशन, ओके, सोशियो कल्चरल। आई होप ये दोनों अपन ने डिस्कशन किए थे, ये दोनों का अपना अपना पॉइंट है। इसका एक आरटीबी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसीलिए ये लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं सितंबर में, ये जैन 26 के लिए एलडीआर रहेगा, क्योंकि ये ऑल टुगेदर सितंबर में नहीं आता। तो ये दोनों आप जैन के लिए एलडीआर रखिए मालिक, जैन के अटेम्प्ट के लिए एलडीआर रखिए, और इसको क्वेश्चन दिखना है तो आरटीपी, करंट आरटीपी, करंट मतलब कौन सा वाला आरटीपी बेटा, करंट आरटीपी मतलब कौन सा आरटीपी, सितंबर का आरटीपी का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। सितंबर 26 25 का आरटीपी देखने का क्वेश्चन उसमें रहेगा, ओके। सोशियो कल्चर एंड डेमोग्राफी का आत्मा क्लियर है। उसके साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओके, परचेजिंग पावर कैसी है क्या नहीं है। अच्छा अगर मैं एक पर्टिकुलर फ्लैट लेके बेचने चाहता हूं इस मार्केट में, अरे पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, फ्लैट खरीदेगा क्या कोई, तो फ्लैट खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा, तो इंटरेस्ट रेट क्या चाहिए, ज्यादा या कम, कौन सा एनवायरमेंट, इकोनॉमिक। इसके साथ और एक एनवायरमेंट कौन सा एनवायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल। लेकिन टेक्नोलॉजिकल तो मेरे ख्याल से आई होप सबको अभी क्लियर है, आरएनडी वाला कॉन्टेक्स्ट है, जितना अच्छा इनोवेशन रहेगा उतना आपको अपडेट आगे रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलती से भी आप मतलब मैं आपकी गड़बड़ लग जाएगी। एग्जांपल, एक मार्केट ऐसा है जिसमें पेटेंट आप रजिस्टर करते हो, अगले दिन नया टेक्नोलॉजी आता है, उस एनवायरमेंट में पेटेंट रजिस्टर करके कुछ फायदा होने वाला है क्या, तो आपको देखना पड़ेगा उस एनवायरमेंट में आपके पास खाली कैपेबिलिटी तोड़ आनी चाहिए, तो फटाफट 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 इनोवेशन कर सके। पेटेंट गया तेल लेने, अपने को खाली क्या करना है, इनोवेशन, ये वाला कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, मेरे को बताओ पॉलिटिकल और लीगल एनवायरमेंट ये साथ में डिस्कस क्यों करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एंड रेगुलेशन कौन लेके आता है, पॉलिटिकल, इसीलिए ये सेट जीडीपी आता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में याद रखना ध्यान से, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन में आया है ओके मेरे को कि पेस्टल एनवायरनमेंट के हिसाब से आप बताइए, तो आपका आंसर इसके हिसाब से नहीं होगा, पेस्टल के हिसाब से होगा। और पेस्टल में आपके 5 चीजें क्या क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्निकल, लीगल एंड एनवायरमेंट। 5 नहीं है, 6 चीजें है ओके। इसमें पॉलिटिकल और लीगल को आप अलग कर दोगे, तो मैं बोलूंगा अभी ड्रीम 11 के लिए जो लॉ रेगुलेशन पास हुआ है ओके उसकी वजह से प्रोहिबिटेड बिजनेस, तो ये कौन सा एनवायरमेंट हुआ, लीगल, पॉलिटिकल नहीं है। अब मेरे को बताओ ओके भाई यार बीजेपी कितने टाइम तक रह सकती है, कितने टाइम तक ऊपर नीचे हो सकता है, कांग्रेस कितना इफेक्ट कर रही है, दूसरी पार्टी कितना इफेक्ट कर रही है, कौन सा वाला है, पॉलिटिकल। अच्छा अब इसमें डेमोग्राफिक तो है नहीं, तो डेमोग्राफिक किसका हिस्सा होगा, सोशो, तो मैंने आपको समझाया हुआ है सोशल और डेमोग्राफिक ये रहेगा। लेकिन इसमें अपन एग्जाम में कैसे समझेंगे कि सर ये लिखूं कि वो लिखूं, अगर ये क्वेश्चन आया तो पेस्टल, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, पेस्टल वर्ड ही नहीं आता है, तो इज्जत से किधर जाने का, मैक्रो। आई होप ये क्लियर है बड़ी। लेकिन इसमें से एक एनवायरमेंट है जो अपनी औकात में बहुत बड़ा है, वो है कौन सा एनवायरमेंट, ग्लोबल। ग्लोबल को और एक नाम दिया हुआ है इंटरनेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले एक सर इंटरनेशनल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चुमू आंसर है ओके, रटने में 1-2 मिनट लगे लेकिन रिकॉल करके लीजिए। सबसे पहले क्या ये कॉन्ग्लोमरेट है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स यूज करती है और इनकी कॉमन स्ट्रैटेजी, तो सीसीसी वाला कॉन्टेक्स्ट है, याद आया बड़ी। अच्छा क्या मुझे ग्लोबल जाना है, क्या मैं एक दिन में जा सकता हूं या उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो कितनी चीजें देखनी है प्लानिंग में, 4 स्टेप्स है, तो सीक्वेंस आंसर मैटर करेगा। सबसे पहले डायरेक्टली जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, अपॉर्चुनिटी थ्रेड। उसके बाद ये था, ये याद है क्या, ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, लेकिन इधर क्या था, क्या हम इसको स्कोप बना सकते हैं, मालूम पड़ा उधर की डिमांड आ गई, हम इधर का फुलफिल नहीं कर पा रहे, गड़बड़ हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट क्या इवैल्यूएट करो, स्कोप ऑफ ऑपरेशन, क्या इवैल्यूएट करो, तीसरा सिनेरियो, अब स्कोप ऑफ ऑपरेशन तो बना लिया, तीसरा सिनेरियो उसके लिए क्या सेट करो, ऑब्जेक्टिव। पर ऑब्जेक्टिव कौन से एनवायरनमेंट के लिए सेट करो, ओके इंडिया के लिए, ग्लोबल के लिए, ग्लोबल एंड ग्लोबल के लिए स्ट्रेटजी अलग बनाओ और इंडिया के लिए कॉर्पोरेट के लिए स्ट्रेटजी अलग बनाओ, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। याद है बड़ी ओके, याद रखना ये भी एलडीआर मार्क कर लीजिए जो जैन वाले हैं। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर फॉर गोइंग ग्लोबल, ओके फॉर गोइंग ग्लोबल उसके लिए प्लानिंग करने के लिए कितने स्टेप्स है, 4। सबसे पहले क्या ढूंढो, अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स, दूसरा क्या सेट करो, स्कोप ऑफ ऑपरेशन, तीसरा क्या सेट करो, ऑब्जेक्टिव्स, और चौथा सिनेरियो क्या करो, ओके कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अलग अलग करो। आत्मा झेपा क्या, अभी यार ग्लोबल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, फायदे हैं, मैंने इसके ऊपर नीचे करके बताए थे, मैंने 5-6 पॉइंट आपको रटने के लिए बोले हुए, वही बताऊंगा, 2 जो याद आ रहे थे आपको वो करते जाइए। सबसे पहला क्या मुझे बढ़ना है, यस, टाइम एंड डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है या निकल चुका है, निकल चुका है, ओके डोमेस्टिक मार्केट कम पड़ रहा है, ओके अच्छा मेरे को बताओ सस्ता रिसोर्स कहां पर मिलेगा, बाहर, ओके इंडिया में क्यों आ रहे लोग, सस्ता ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी सस्ता करना है तो चाइना, टेक्नोलॉजी बेहतर चाहिए तो
जापान और कोरिया, समथिंग लाइक दैट। आई होप रिसर्च क्लियर है। अच्छा, एप्पल इधर ही मैन्युफैक्चर करने क्यों आ रहा है, बेचने के लिए आ रहा है, लेकिन कस्टमर तो इधर ही है, तो कौन सा कॉस्ट बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन, याद होगा आपको मैंने बताया था। एंड लास्ट पॉइंट है, क्या अलायंस बेटर ऑप्शन है? ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये रट लेना। ओके, ये वाले पॉइंट, उसके अलावा 1-2 पॉइंट आपको जो उठाने वो उठा ले सकते हो। दिस इज व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ गोइंग ग्लोबल। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग ग्लोबल और व्हाई कंपनी शुड गो ग्लोबल। लेकिन इसके साथ में मेरे को बताओ, ग्लोबल एनवायरमेंट जाने के लिए कुछ एनवायरमेंट का एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन कौन सा आपको याद होगा, यूएस कैलिफोर्निया वाला, कैलिफोर्निया था ना अपना। तो मेरे को बताओ, सबसे पहले कैलिफोर्निया का एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रीजनल। क्या यूएस का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन सा? कंट्री लेवल। एंड भाई यूएस में अपन बेचने वाले, तो रशिया का भी इंपैक्ट देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? इसको क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल। तो 3 एनवायरमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, मल्टीनेशनल, रीजनल, कंट्री लेवल। आत्मा से क्लियर है? अच्छा, ये तीनों एनवायरमेंट कौन सा है? ओके, इंटरनल या एक्सटर्नल? तीनों एनवायरमेंट कौन से है? एक्सटर्नल। तो मेरे को बताओ, जब आप मसाले लिखोगे तो रीजनल में कौन सा मसाला होगा? माइक्रो। याद रखने का, कौन सा मसाला होगा? माइक्रो। ओके, इस कंट्री लेवल पे मैक्रो। एंड ये वाला होगा मल्टीनेशनल, विच इज नथिंग टू डू विद माइक्रो एंड मैक्रो। ये अलग अलग कंट्री में क्या इफेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ में, यूएन का क्या होगा, वो वाला कंटेंट मसाला है। आई होप याद है बड़ी। ग्लोबल का कॉन्टेक्स्ट है, इसमें से आपका पहला आंसर एलडीआर रखने का और लास्ट आंसर एलडीआर रखने का। जैन 26 वालों के लिए है, याद रखियो। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये पेज का भी थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस पीछे वाले पेज पे आइए, पहले वो क्लोज करते हैं, उसके बाद आगे में जाते हैं। ओके, पीछे वाले पेज में सीक्वेंशियली जा रहा हूं मैं। सबसे पहला, ओके, अब मेरे को बताओ, धंधा बेचता क्या है? प्रोडक्ट बेचता है। ओके, क्या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट, क्या प्रोडक्ट के फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 5। सबसे पहले है पैसा, प्राइस। तीसरा, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, सैटिस्फैक्शन। सारे काम करने वाले उसी की तरफ है, पाइवोटल। एंड एक टाइम पे प्रोडक्ट का ओके यूजफुल लाइफ खत्म होगा, लाइफ साइकिल खत्म होगा। उसके बाद या तो प्रोडक्ट को आप रिन्यू करोगे या तो नया प्रोडक्ट बनाओगे। आत्मा याद है क्या बड़ी? ये क्वेश्चन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसके साथ में प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस का है? 4। मेरे को बताओ, दुनिया में किसी को मालूम नहीं। इंट्रो, लोगों को तोड़ मालूम पड़ा और तोड़ खरीदने लगे। ग्रोथ, ओके, अभी इससे ज्यादा और बिकेगा नहीं। मैच्योरिटी, ओके, यानी ग्रोथ रेट क्या हो गया, स्लो हो गया। ओके, एंड डिक्लाइन मतलब प्रोडक्ट की वाट लगने वाली है और कोई नया प्रोडक्ट आ चुका है। आत्मा झेपा। ये होने के बाद और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब भी करोगे तो उसके अंदर एक वैल्यू चेन एनालिसिस। माइकल पॉटर भाई साहब भूलने का नहीं। तो माइकल पॉटर भाई साहब ने बोला है वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा नहीं है लेकिन आई होप आपको याद होगा, वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए 2 स्टेप्स है, आइडेंटिफाई सेपरेट एक्टिविटी एंड डिटरमाइन वेदर दैट एक्टिविटी इज एडिंग वैल्यू और नॉट। ओके, याद होगा तो ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हो? अच्छा, आपको जीएसटी इनवॉइस देके कुछ वैल्यू आने वाला क्या मेरे को? और अच्छा, जीएसटी इनवॉइस दे रहा हूं, पर जीएसटी का रिटर्न फाइल किया वो तुमको देना चाहिए क्या मैंने? लेकिन जो मेरा इनपुट ले रहा है उसको देना चाहिए। तो जिधर वैल्यू होगा उधर काम करिए बड़ी। ओके, और वैल्यू चेन एनालिसिस बोलता है 2 एक्टिविटी में डिवाइड करिए। कौन सी 2 एक्टिविटी? प्राइमरी एंड सपोर्टिंग। मेरे ख्याल से रटने वाला पॉइंट एकदम इजी है। सबसे पहला इनबाउंड के बाद मैं करूंगा ऑपरेशन, फिर क्या दूंगा, आउटबाउंड। फिर 2 चीज है, तेरे को बिकेगा कैसे प्रोडक्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड तेरे को क्या दूंगा, कस्टमर सर्विस सपोर्ट। लेकिन इन 5 एक्टिविटी को सपोर्टिंग के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी लगेगी। तो सबसे पहला मेरे लिए 4 एक्टिविटीज में पहला पॉइंट है, इसको खरीदना है, प्रोक्योरमेंट, और इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तीसरा सिनेरियो, भाई ये प्रोक्योर करेगा, इनोवेशन करेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन पैसा लाएगा कहां से? इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप ये याद है बड़ी। अच्छा, क्या दोनों में लिंकेज है क्या बड़ी? 2 में लिंकेज कौन से है? प्राइमरी टू प्राइमरी टू सपोर्टिंग टू सपोर्टिंग। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट अपन ने देखे हुए हैं। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, तो एलडीआर ये जैन 26 के हिसाब से वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सितंबर में गया था, लेकिन जैन 26 के हिसाब से भी अपने को एलडीआर रखने का। तो झेपा ये, ठीक है। ये होने के बाद अपने लिए अगला पॉइंट आता है। ओके, ये कुछ चीजें हैं अपने डिस्कशन के। माइकल पॉटर को पहले क्लोज कर लेते हैं। सर, माइकल पॉटर की 5 फोर्सेस कौन से हैं? आई होप सबको अच्छे से याद होगा बड़ी। राइवलरी, बायर का बार्गेनिंग, सप्लायर का बार्गेनिंग, न्यू एंट्री, सब्स्टिट्यूट का पॉइंट। एवरीबॉडी क्लियर? तो अब मेरे को बताओ, सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स टू डिटरमाइन 5 फोर्सेस का पॉइंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई, सेकंड इवैल्यूएट, एंड तीसरा डिटरमाइन। आइडेंटिफाई, एक फोर्सेस करो, इवैल्यूएट वो स्ट्रांग है कि वीक है, और डिटरमाइन सॉरी डिटरमाइन कलेक्टिव फोर्सेस। याद है ना बड़ी? अब मेरे को 5 फोर्सेस के अलग अलग आंसर दिए। सबसे पहले इसका लेते हैं, कट थ्रोट करेगा। कट थ्रोट के कितने कारण है? 6 फैक्टर है। सबसे पहले विनोद सर, इंडस्ट्री लीडर, फिर भी बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर, 2 बजे बाद रूम खाली है, फिक्स कॉस्ट, निकलना मुश्किल है, एग्जिट बैरियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट पॉइंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज? ग्रोथ क्या हुआ? स्लो ग्रोथ। अब स्लो ग्रोथ हुआ तो प्रॉफिट के लिए मारामारी होगी ना बड़ी। तो ये 6 पॉइंट है, याद आया बड़ी? ये 6 पॉइंट का लॉजिक है। इसके बाद आता है तेरे लिए नेक्स्ट पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। सर, बायर क्यों बार्गेन कर पाएगा? 3 कारण है। सबसे पहले ओके, उसको पूरा नॉलेज है। सेकंड, वो बल्क बायर है, और तीसरा, उसके लिए प्रोडक्ट क्रूशियल। ओके, सप्लायर बार्गेन कर सकता है क्या? कारण क्या है? 3।
सबसे पहले सप्लायर कॉन्सेंट्रेट है, सेकंड सप्लायर को मालूम है मेरा, अच्छा सप्लायर को मालूम है मेरा प्रोडक्ट क्रूशियल है, तीसरा कौन सा कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट। ओके, तीसरा पॉइंट राइवलरी, चौथा पॉइंट राइवलरी, राइवलरी की वजह से बैरियर ला सकते हो क्या? अच्छा राइवलरी की वजह से प्रॉफिट कम होगा ना, तो इसलिए बैरियर डालिए। तो बैरियर कितने हो सकते हैं? अच्छा सॉरी, राइवलरी नहीं, राइवलरी हो गया न्यू एंट्री, न्यू एंट्री, न्यू एंट्री क्या बैरियर डाल सकता है क्या? ओके, बैरियर डालना भी चाहिए एक्चुअली। ओके, बैरियर डालने के लिए कितने पॉइंट्स आएंगे? 7। सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमी ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ओके नहीं, उसके पहले ब्रांड, स्विचिंग का, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ले जी वाला एंड मोदी जी, एग्रेसिव रिटेलिएशन, एंड लास्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट के लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ याद है तो गुड इनफ, नहीं तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस में। ओके, कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन में ये पांचों चीज क्या है? एडवांटेजेस। आई होप याद होगा बड़ी। ओके, ये होने के बाद आपके लिए और एक कॉन्टेक्स्ट है, क्या इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होनी चाहिए या नॉट अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव, लेकिन क्या इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है? क्या ये डायरेक्ट आंसर है या रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? रिलेटिव है। और इसके लिए क्या क्या देखने का? वायबिलिटी है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी है क्या, ड्राइविंग फोर्सेस क्या इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव पोजीशन, रिस्क अनसर्टेनिटी, एंड उसके बाद और दो, क्या उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है क्या, और अगर प्रॉब्लम आए तो क्या हम डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन याद रखने का, इसके बाजू में दिख के रखने का, ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये क्या है? रिलेटिव। आत्मा झेपा क्या, ये याद रखिए। उसके बाद एक्सपीरियंस का, आई होप एक्सपीरियंस का याद है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा। 3 चीजें मेरे को मिलती है एक्सपीरियंस कर्व से। सबसे पहला, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। सेकंड सिनेरियो, इसकी वजह से हम क्या की बैरियर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड तीसरा सिनेरियो, ओके, जैसे जैसे हम ये एक्सपीरियंस कर्व की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? बड़ा। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस कर्व के लिए। एंड वैल्यू क्रिएशन मेरे को नहीं लगता अभी तो आपने भूलने की संभावना भी है। ओके, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है तो क्या लगता है? कॉस्ट, फिर अपना मार्जिन ऐड करती है, वो होता है प्राइस। उसके एंड प्राइस के ऊपर क्या मिलना चाहिए? वैल्यू। भारत माता की जय। जेपा गैप बड़ी। ओके, इसके अलावा 2-3 चीजें इधर है। सबसे पहला पॉइंट मेरे को मार्केटिंग के इसमें बता दिए। मार्केटिंग का कॉन्टेक्स्ट आई होप याद होगा। मार्केटिंग में सबसे पहला टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कितने हैं? मार्केटिंग का और आगे भी आंसर है चैप्टर 3 में, पर इधर के इसमें 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। कौन से 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है? पहला है फिजिकल मार्केट, सॉरी टाइप्स ऑफ मार्केट कितने हैं? 2, फिजिकल एंड वर्चुअल। सर गोल्स ऑफ मार्केटिंग कितने हैं? ओके, 2, कस्टमर के साथ क्या बनाना है? रिलेशनशिप, एंड दूसरा क्या करना है? ओके सॉरी, पहला कस्टमर सेटिस्फेक्शन और दूसरा क्या बनाना है? रिलेशनशिप। एंड तीसरा सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मार्केटिंग का ओरिएंटेशन होगा वो कितने प्रकार का होगा? 3। सबसे पहला एकदम याद रखो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऐड करो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को क्या करो? सेल्स। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्स। ये होने के बाद इसके साथ में और एक कॉन्टेक्स्ट आप याद रखोगे मार्केटिंग में, 4P, उसके ऊपर वाले पेज पे है। 4P कौन से है बड़ी? प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस है, प्रमोशन है। आत्मा झेपा। ये होने के बाद आपके लिए और एक कॉन्सेप्ट है कस्टमर एनालिसिस। आई होप ये याद होगा, ये एलडीआर आपने रखना चाहिए। ओके, जैन 26 वाले कस्टमर एनालिसिस में कस्टमर बिहेवियर चेक करना जरूरी है। कस्टमर बिहेवियर में 3 डोमेन होते हैं। सबसे पहले कौन तुझे इन्फ्लुएंस करता है, सेकंड सिनेरियो इन्फ्लुएंस करने के बाद तू डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद पोस्ट डिसीजन मेकिंग। तो इनको इन्फ्लुएंस करने वाले कितने चीज है? 2, एक है इंटरनल, सॉरी एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एडवर्टाइज हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, ये कौन सा हुआ? एक्सटर्नल। तेरा कॉन्शियसनेस है, तेरे को फिजियोलॉजिकल, फिजियो मतलब साइकोलॉजिकल, लेकिन फिजियोलॉजिकल लिखते हो पी। ओके, वो फैक्टर है, वो कौन सा है? इंटरनल। याद आया बड़ी? ओके, ये तो कॉन्टेक्स्ट आपके लिए इन्फ्लुएंसेस है। और इसमें मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, उसके स्टेप्स है। अच्छा, ये दूध खरीदना, आइसक्रीम खरीदना उसके लिए नहीं होता है, लेकिन अगर आप नॉन रिकरिंग चीजें खरीद रहे हो उसके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा। कितने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगे? 4। सबसे पहले क्या देखने का? प्रॉब्लम, सेकंड पॉइंट अल्टरनेटिव्स, एंड तीसरा सिनेरियो अल्टरनेटिव्स के लिए और इंफॉर्मेशन लेने का, एंड फाइनल चॉइस करने का। ये नीचे के इसमें लिखा है आपने, ये चारों स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये 4 स्टेप्स किसके हैं? ये 4 स्टेप किसमें है? डिसीजन मेकिंग। पर कौन से प्रोडक्ट के लिए? रिकरिंग प्रोडक्ट या नॉन रिकरिंग प्रोडक्ट्स? नॉन रिकरिंग प्रोडक्ट्स। भारत माता की झेपा क्या बड़ी? ठीक है, इसके साथ में और 2 चीजें, आई होप दोनों चीज याद होगी। एक टूल है जिसकी वजह से कस्टमर के कंप्यूटर के स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम पड़ेंगे। कौन सा टूल है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो कितने टूल है उसके अंदर कितनी चीजें हैं? 4, सॉरी 5 चीजें। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, सेकंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, तीसरा डिटरमाइन स्ट्रेंथ, चौथा डिटरमाइन वीकनेस, एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर ऑन सिंगल पेज। आत्मा झेपा। एंड लास्ट पॉइंट और है KSF। KSF का फुल फॉर्म की सक्सेस फैक्टर। ये किसके लिए रहता है? कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए? तो कितने की सक्सेस फैक्टर के लिए सवाल पूछने चाहिए? 3। सबसे पहले क्या बेस है जिसपे ये कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है? क्या वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्रूशियल है कि नहीं है? सेकंड, वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्रूशियल है, उसके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उसके लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, क्या वो हम ला सकते हैं क्या? और तीसरा सिनेरियो, कैपेबिलिटी और रिसोर्स जो चाहिए वो देने के बाद क्या मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? वन टाइम या सस्टेनेबल? सस्टेनेबल। तो इसमें मरवाइए, नहीं तो मत मरवाइए। ओके, तो 3 सवाल का आपका आउटकम अगर हाँ है, इसका मतलब वो अल्टीमेटली क्या बनेगा? की सक्सेस फैक्टर। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 2 का लॉजिक क्लियर है बड़ी? ओके, ये लास्ट दोनों आंसर आपने एलडीआर रखना चाहिए। दोनों आंसर आपके एलडीआर रहने चाहिए, की सक्सेस फैक्टर भी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी। आई होप ये क्लियर है बड़ी? अच्छा, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के साथ में और एक कौन सा कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था? SGM। SGM का फुल फॉर्म
स्ट्रेटजी को पार्किंग। तो कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ वीकनेस, कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ वीकनेस, कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ वीकनेस लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव का पोजीशन एसजीएम। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, ये याद रखने का टूल, क्योंकि सब जगह टूल वर्ड आएगा। ओके, ये टूल का ध्यान रखने का, टूल का कॉन्टेक्स्ट मिसमैच मत होने देना, ये कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, टूल फॉर कॉम्पिटिटिव प्रेशर 5 फोर्सेस, टूल फॉर कॉम्पिटिटिव पोजीशन एसजीएम, टूल फॉर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, टूल फॉर इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर, टूल फॉर शेयर होल्डर्स मेंडलो मैट्रिक्स। याद है क्या बड़ी? टूल टू आइडेंटिफाई वेदर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन मैकेंसी 7S ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। ऐसे सब टूल के नाम आगे आ जाएंगे और आगे कुछ लगेगा, फिर क्लिक करने का आत्मा झेपना 2 मिनट लगेगा पर आ जाता, क्लिक हो जाता। कोई ऐसा तुमको मेरी स्पीड से मैच मत करिए, पर अपने को टेक्निकली ये है कि मेरी स्पीड के बाद तुमको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हो गया, याद आ गया तो कहानी खत्म करनी है। आत्मा झेपा गया, ठीक है। अगला मेरे को आप पहला आंसर तुम बताओगे भाई यार, ये तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। मेंडलो मैट्रिक्स में कितने स्टेप्स है? ओके, 5 स्टेप्स चाहिए। मैट्रिक्स में कितने नहीं है? 5 स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, सेकेंड पॉइंट, उसके बाद एसेस देयर, 2 चीज, क्या था 2 चीज? पावर एंड इंटरेस्ट। पावर का और एक नाम क्या था? इन्फ्लुएंस। ओके, ये एसेस करने के बाद तीसरा क्या बनाइए? ग्रिड। ग्रिड के बाद क्या बनाइए? स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी के बाद लास्ट पॉइंट है, उसको क्या करिए? मॉनिटर करिए। क्या एक बार स्टेक होल्डर एक मैट्रिक्स में बैठ गया, जिंदगी भर वो मैट्रिक्स में रहेगा क्या? क्या वो चेंज हो सकता है? अच्छा, कितने ग्रिड है इसके अंदर? 4 नाम बताइए। की प्लेयर, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड एंड लो प्रायोरिटी। भारत माता की झेपा क्या? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आर देयर? 4। सबसे पहला ड्राइवर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कौन है? कस्टमर। कस्टमर को क्या करना है? मार्केट। और मार्केट क्या पकड़ूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। मार्केट के बाद प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। आत्मा क्लियर है? तो सबसे पहले इंडस्ट्री एंड मार्केट, अगर मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्री वाला कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। अच्छा, इंडस्ट्री मार्केट एक ही है, प्रोडक्ट था इंडस्ट्री मार्केट, हाँ मिस आउट। ओके, इंडस्ट्री एंड मार्केट। दूसरा है कस्टमर, तीसरा है प्रोडक्ट एंड चौथा है प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इंडस्ट्री मार्केट के लिए आपको कॉम्पिटिटिव पोजीशन पता करनी होगी, इसके बोलते हैं अपन एसजीएम। एसजीएम का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। कितने स्टेप्स है? 4। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, 2 वेरिएबल मैप बनाइए। ओके, प्लॉट द फर्म, याद आया बड़ी? और प्लॉट द फर्म के बाद सर्कल प्रपोर्शन टू बनाइए, किसके? अपना शेयर टू टोटल इंडस्ट्री शेयर। क्या आत्मा ये क्लियर है? ये पॉइंट एसजीएम का रहेगा, आपको याद रखना है। ये दूसरा पॉइंट है कस्टमर। कस्टमर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पप्पा अपने गुड्स खरीदते हैं तो वो क्या हो गया? कस्टमर। और अपन कंज्यूम करते हैं वो क्या हो गया? कंज्यूमर। ओके, अब प्रोडक्ट मिलने के लिए 2 तरीके आप ध्यान रखिए। प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बताइए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताइए, और एक कॉन्टेक्स्ट आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहले मेरे को बता दीजिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 2। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? ओके, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। अब ये दोनों में से कौन सी रखनी चाहिए? 3 गोल्स, 3 मकसद। ओके, पहला मकसद क्या है? मुझे मार्केट रिटर्न, मार्केट से कितना रिटर्न चाहिए। दूसरा, मार्केट का कितना शेयर चाहिए। और मुझे कस्टमर को सेंट्रिक अप्रोच चाहिए कि नहीं चाहिए? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये 3 कॉन्टेक्स्ट अपने को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कौन सी होती है, तो आपके लिए यहां पर सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी का कॉन्टेक्स्ट है, ध्यान रखने का। सबसे पहला पॉइंट था सोशल मार्केटिंग, दूसरा मार्केटिंग है ऑगमेंटेड मार्केटिंग, तीसरा है डायरेक्ट, चौथा है रिलेशनशिप, 5वां, 6वां, 7वां सर्विस मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग। इसके बाद और एक मार्केटिंग है ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तेरे को हाईलाइट क्या करते हैं? एनलाइटेंड मार्केट। और एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग। और एक डिमांड कम करो, सिंक्रो मार्केट, डिमांड कम करो, डी मार्केटिंग। और दूसरे टाइम पे डिमांड बढ़ाओ, सिंक्रो मार्केटिंग। याद आया बड़ी? ये मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखने का। और प्रोडक्ट कैसे मिलेगा तेरे को? चैनल्स। कितने प्रकार के चैनल्स है? 3। कौन से? एक डायरेक्टली है, तेरे को खरीदने मिलेगा, सेल चैनल। दूसरा, वो सेल चैनल के बाद तेरे को प्रोडक्ट तेरे घर तक आएगा, प्रोडक्ट चैनल। और तेरे उसके घर पे इंस्टॉल करके जाएगा, सर्विस चैनल। तो मतलब टेक्निकली कितने चैनल है? सेल्स, प्रोडक्ट, सर्विस। आत्मा क्लियर है? ओके, इसमें से सेल्स चैनल्स एलडीआर मारिए, एसजीएम एलडीआर मारिए। ओके, ये 2 एलडीआर रखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है सीसी, एक आता है स्वॉट, एक आता है सीसीए। सीसी का फुल फॉर्म होता है कोर कॉम्पिटेंसी। सी के प्रहलाद ने ये कितने एरिया बताए थे जिसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है? कितने एरिया है? 3। सबसे पहला, ओके, कॉम्पिटिटर से क्या होना चाहिए? अलग, डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट क्या देना चाहिए? कस्टमर वैल्यू। एंड तीसरा, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। क्या याद आया बड़ी? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, मेरे को बताइए मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरी कंपिटेंसी इज कोर कंपिटेंसी? तो कितनी चीजें देखनी है? 4। लेकिन क्या ये 4 चीजों में देखना है? अगर वर्ड याद है तो कैपेबिलिटी। इसमें रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी वर्ड नहीं आना चाहिए, तो इसमें वर्ड लिखते वक्त कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी वर्ड किसमें यूज करोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
तो इसमें मेरी कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? वैल्यूएबल। मेरी कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? रेयर रेयर रेयर। सेकंड पॉइंट रेयर था। तीसरा, इट शुड बी डिफिकल्ट टू और कॉस्टली टू इमीडिएट, एंड वो उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, अल्टरनेट्स नहीं होने चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। तो मेरा दो क्वेश्चन है इसके अंदर, कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर। पहला क्वेश्चन है ओके मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है? तो बोलते हैं तीन चीजों में। देखो सबसे पहला सीके प्रहलाद बोलता है तीन चीजों में, क्या तुम उससे अलग हो गया? हाँ। सेकंड, क्या मेरी वजह से वैल्यू आ रहा है क्या? हाँ। तीसरा, क्या मैं दूसरे मार्केट में जा सकता हूं क्या? हाँ। तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। अच्छा, मेरे पास कुछ कॉम्पिटेंसी है, मैं इसको कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी में कैसे बनाऊं? तो भाई मेरी जो कैपेबिलिटी है उसको क्या करना चाहिए? वैल्यूएबल बनाना चाहिए, रेयर बनाना चाहिए, डिफिकल्ट टू इमीडिएट बनाना चाहिए, एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल बनाना चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखिए। अब जैसे ही ये सब चीज कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? सीए। सीए का फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक बार मिलना चाहिए या सस्टेनेबल होना चाहिए? तो मेरे को बताओ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्या करना चाहिए? तो अब इसके अंदर वर्ड कैसे याद रखोगे? नहीं, ये क्या चार चीजें क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं? चार। क्या होना चाहिए? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल के बाद सेकंड ट्रांसफरेबल। अच्छा, ट्रांसफरेबल होना चाहिए क्या? मसाले में ध्यान रखना। तीसरा, इमिटेबल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन हेड पॉइंट क्या होगा? इमिटेबिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? एप्रोप्रिएबिलिटी। एप्रोप्रिएबिलिटी मतलब प्रॉफिट्स उस रिसोर्स को देना चाहिए तो रिसोर्स आगे और काम करेगा। याद आया बड़ी? और स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। उसमें पंचायती नहीं कर रहा हूं। आई होप ये क्लियर है बड़ी देर तक। ठीक है, इस केस में से ये दोनों तोड़ एलडीआर करने का। ओके, कौन सा तोड़ एलडीआर है? सीसी एंड सीए, ये दोनों एलडीआर रखने का बड़ी आत्मा। क्लियर? इसके बाद अगले पेज पे आता है, और मेरे को नहीं लगता इसमें एलडीआर मेरे को बताने की जरूरत है, ये सब एलडीआर है। ओके, कौन सी स्ट्रेटजी है अगले पेज पे? अच्छा, अगले पेज पे कौन सी स्ट्रेटजी है? नाम चाहिए। एक है माइकल पॉटर स्ट्रेटजी, जेनरिक स्ट्रेटजी, और एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। अच्छा, ये स्ट्रेटजी वो है जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस स्ट्रेटजी से आता है बड़ी, याद रखना। आई होप याद है ना बड़ी? और माइकल पॉटर की स्टडी का कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें कितनी स्टडी है? तीन। चौथी आप कॉम्बिनेशन करोगे, याद होगा। पहले तीन कौन सी है? कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। तो मेरे को बताइए कॉस्ट लीडर स्ट्रेटजी के तीन क्वेश्चन। आई होप सबको याद आ जाएंगे एकदम आराम से। फटाफट मैं कीवर्ड बता रहा हूं, फटाफट बताइए। कॉस्ट लीडर के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले डिमांड को क्या करे? फोरकास्ट। सेकंड पॉइंट, रिसोर्स को क्या करे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइजेशन। याद है ना बड़ी? ये भूलना मत, स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट। एंड लास्ट दो पॉइंट है, मुझे इन्वेस्ट किसमें करना पड़ेगा? आरएनडी करना पड़ेगा, पर किसमें? कॉस्ट सेविंग टेक्निक, और दूर रहना चाहिए। रेजिस्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। सर एडवांटेजेस कितने हैं? ये पांच। एवरीबॉडी क्लियर? फटाफट एक आंसर बताइए। ओके, ये क्या है? राइवलरी। क्यों ये एडवांटेज है? क्योंकि मेरे से सस्ता क्या देगा? बाहर बार्गेन कर पाएगा क्या? नहीं। कर तू, मैं इसे बढ़ा लेगा। अब मेरे को ऐसा, मेरे को इसको बताने की जरूरत, एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है ना हमारे पास। अच्छा, न्यू एंट्री के लिए वैसे भी बैरियर है, और सब्स्टिट्यूट पे मैं खुद बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास रिसोर्स रहेगा। याद आया बड़ी? लेकिन क्या इसके डिसएडवांटेज नहीं है? सबसे पहले इमीडिएट हो सकता है। सेकंड, मैं मार्केटिंग ज्यादा करूंगा कम करूंगा, तो लॉन्ग रन में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। याद है ना बड़ी? तीसरा, ओके, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वॉल्यूम नहीं रहा, तो ये काम का नहीं है। कॉस्ट लीडर समझ में आया? मैं वापस झक मार के बोल रहा हूं, सुनने के दिमाग में, ये दिमाग में बिठा कर रखो। कॉस्ट लीडर के लिए मार्केट शेयर 50 से ज्यादा चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, तो ही कॉस्ट लीडर बन सकेगा। आई होप ये क्लियर है। बहुत बार आप दे रहे हो, सस्ता दे रहे हो। आप याद है कल भी अपन डिस्कशन में ये कर रहे थे, जब तक वो बंदे के पास मार्केट शेयर तोड़ नहीं है तब तक वो कॉस्ट लीडर नहीं है। ये रखने का। इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, क्या है मेरे पास? डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मेरे को बताओ बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन कितना है? तीन। सबसे पहले मैंने इनोवेशन किया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फिर ओवर ए पीरियड दूसरा इनोवेशन हुआ तो पहले वाला सस्ता हुआ, प्राइस डिफरेंशिएशन, एंड 10 साल के बाद कोई नया डिफरेंशिएशन है नहीं, लेकिन ब्रांड। तो ब्रांड को किसमें डालेंगे? ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। तो कितने प्रकार के डिफरेंशिएशन है? तीन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के एडवांटेज है कि नहीं है? तो इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहले किसके हिसाब से बनाओ? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे ध्यान दो, या उसका परफॉर्मेंस देखो। नहीं, आजा टेस्ट एंड, आई मिस आउट। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे ध्यान देना चाहिए। उसका एक बार आ गया, उसके बाद इनोवेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तीसरा सिनेरियो, ओके, नहीं परफॉर्मेंस, और मैं मिस आउट द सीक्वेंस इसके। ओके, सबसे पहला पॉइंट, ओके, नहीं, हाँ, मैं मिस कर दिया। सबसे पहले, ओके, फीचर्स कैसे होने चाहिए? यूनिक, और वो यूनिक बार बार रखने के लिए रैपिड इनोवेशन। तो सबसे पहले फीचर्स कैसे होने चाहिए? यूनिक, इनोवेशन, रैपिड। इसकी वजह से किसका ध्यान रखो? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ब्रांड में ध्यान रखो। इसके बाद दो चीजें, क्वालिटी तोड़ करो, परफॉर्मेंस तोड़ करो। 6 पॉइंट क्लियर है बड़ी? इसके बाद इसके एडवांटेजेस कितने हैं? 5 एडवांटेज। क्यों एडवांटेज है राइवलरी का? क्योंकि जो यूनिक है वो मेरे पास ही है। ओके, ये बार्गेन क्यों नहीं करेगा? तेरे को ये यूनिक चाहिए। सप्लायर बड़ा, मैं इससे ले लेगा। ओके, इसके इसमें क्या है? मैं बैरियर डाल रहा हूं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और सब्सिट्यूट पे जाने का सवाल उठता नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा चाहिए। लेकिन क्या इसके डिसएडवांटेजेस है क्या? अच्छा, यूनिकनेस डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इमिटेशन होगा। तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वैसे कॉन्सेप्चुअली बताओ। नहीं, यूनिकनेस को रैपिड इनोवेशन पर कितना इनोवेशन करेगा तू? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इनोवेशन खत्म होगा ना। तो ओवर ए पीरियड क्या करना चाहिए? ब्रांड पे ध्यान दो।
तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ये डिसएडवांटेज आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, यूनिकनेस रहना डिफिकल्ट रहेगा सस्टेन करने के लिए। सेकंड सिनेरियो, ओके, क्या कस्टमर किसी और प्रोडक्ट पे स्विच ऑफ हो सकता है, यस, क्योंकि इसमें कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। एंड तीसरा पॉइंट, ओके, ग्लास का मास्क, ओके, वैल्यूड नहीं करता कस्टमर। आत्मा क्लियर है, इनोवेशन है लेकिन वैल्यूड नहीं है। ओके, इसके बाद और एक तरह आता है कौन सा स्ट्रेटजी, फोकस। और मेरे ख्याल से आई होप आप सबको याद होगा, जो न्यू एंट्री करेगा वो किस में जाएगा, फोकस। फोकस क्या ढूंढेगा, नीश। तो सबसे पहले, ओके, व्हाट आर द फोकस स्ट्रेटजी के बेसिस, दो, फोकस कॉस्ट लीडर, फोकस डिफरेंशिएशन। भारत माता की जय गया। इसके बाद हाउ टू अचीव फोकस, ओके, तो किसको ढूंढो, नीश को ढूंढो। अच्छा, नीश को ढूंढने के लिए क्या दो, सुपीरियर स्किल दो। क्या उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या एक बार स्किल दे दिया वही रहेगा या इनोवेशन करना पड़ेगा, इनोवेटिव वेज रहेगा, क्योंकि एक बार दे दिया तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, कोई और कॉपी कर लेगा। तो इसलिए उसको नीश को सर्व करने के लिए इनोवेटिव स्किल्स रखिए। आत्मा क्लियर है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस दो ही है, एक है प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं और दूसरे लोग कॉपी नहीं करेंगे। क्यों नहीं कॉपी करेंगे, क्योंकि वो लोग दे ही नहीं रहते उस मार्केट को। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि मेरे पास और कोई दूसरी कॉम्पिटेंसी नहीं है। अगर दूसरी कॉम्पिटिशन नहीं है तो मार्केट से मैं निकल सकता हूं, क्योंकि जिस वो कॉस्ट लीडर है, डिफरेंशिएशन है, वो ये कॉपी कर लेगा। एंड दूसरा सिनेरियो, क्या डिमांड ज्यादा है या कम है, कम है तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होगा। एंड तीसरा सिनेरियो, क्या ये नीश कभी भी गायब हो सकता है क्या, बात खत्म है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटजी कब होता है, दो कॉन्टेक्स्ट, ओके, या तो सेम क्वालिटी लो प्राइस, ओके, या सेम क्वालिटी लो प्राइस, या तो सेम प्राइस हाई क्वालिटी। ओके, वैसे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर को मैंने कैसे समझाया था, दो कोई भी मार्केट में डील कर रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। आत्मा क्लियर है। ओके, सो थर्ड वाले चैप्टर में, ओके, और ये यहाँ पर मैं कहीं पर भी इसको एलडीआर नहीं मत कर रहा हूं, ये ओवरऑल एलडीआर देता हूं मैं। ये वाले स्टडीज में आपको ओवरऑल एलडीआर रखना पड़ेगा, इसमें मैं कहीं पर भी नहीं बोल सकता यही आने की संभावना है। जो भी आया लॉजिक बिठाने का। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है, ओके, दैट इज कॉल्ड, ओके, कौन सी स्ट्रेटजी अभी आ रही है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। इसके नाम क्या क्या है, ओके, जेनरिक नहीं, जेनरिक नहीं बोलने का, मैंने आपको ये समझाया था, मैंने आपको बताया था भले जेनरिक वर्ड लिखा हुआ, लेकिन जेनरिक किसको डील करने का, बिजनेस लेवल को। इसको कौन सा बोलने का, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी और ग्लूक एंड लॉरेंस। याद होगा चार नाम ये रखने के। ओके, इनकी स्ट्रेटजी कितनी है, चार, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, ग्रोथ एंड, सॉरी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ साथ में हो गया, रिटेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन याद आ रही है बॉडी। सबसे पहले स्टेबिलिटी, कैरेट से कितना स्टेबिलिटी है, फोकस कौन से बिजनेस पे, सेम बिजनेस या न्यू बिजनेस, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, किस पे ध्यान दूं, फंक्शनल एफिशिएंसी। ये चीज क्लियर है, पैसा ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा या कम, कम, रिस्क ज्यादा या कम, कम, सेफ्टी अप्रोच है या नहीं है, डेफिनेशन करे क्या, नए बिजनेस को रिडिफाइन करे क्या, नहीं। लेकिन दो चीजें में, दो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहां पर ग्रोथ नहीं है ऐसा बोलना ही नहीं है, ग्रोथ है लेकिन मॉडेस्ट, एकदम छोटा सा ग्रोथ, स्लो ग्रोथ वाला कॉन्टेक्स्ट रखने का। एंड लास्ट पॉइंट, हम ज्यादा इस पे किसमें ध्यान देंगे, कोर कॉम्पिटेंसी, जिसे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमारे पास ही रहे, ये कैश का वाला कॉन्टेक्स्ट रहेगा। आई होप याद होगा आपको। एंड दूसरा सिनेरियो, सर ये कौन से सिनेरियो में ये सूटेबल है, पांच सिनेरियो। सबसे पहले एनवायरमेंट, नहीं, पहले प्रोडक्ट का मैच्योरिटी फेज है, एनवायरमेंट है रिलेटिवली स्टेबल है, तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, स्टाफ को क्या है, कंफर्टेबल है। ओके, अभी है ना बाहर डर लग रहा है मेरे को, अब एक्सपांशन इज ए थ्रेट, अभी बहुत सारा एक्सपांशन किया है तो लेट कंसोलिडेट, ये पांच चीजें। आई होप याद आया बड़ी, ठीक है। इसके बाद मेरे लिए एक्सपांशन स्ट्रेटजी। एक्सपांशन स्ट्रेटजी में मैंने आपको पहले चीज क्लियरली बताई है, ये पहले दो क्वेश्चन कब लिखोगे, क्योंकि स्टेबिलिटी में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्सपांशन में बहुत सारा मसाला है, तो ये दो कब लिखोगे, ओनली द क्वेश्चन डायरेक्ट आया, अदरवाइज ये क्वेश्चन लिखने का नहीं है। ओके, ये मे में चला गया इसलिए इसके रिपीट होने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है। तो कितने एडवांटेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सपांशन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एडवांटेजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपांशन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, 6। सबसे पहले 4 उल्टे सीधे करिए, किसे उल्टे सीधे करिए, ओके, स्टेबिलिटी है। सबसे पहले ग्रोथ है या नहीं है, कौन सा ग्रोथ है, मेमो ग्रोथ, तो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होगा कि नहीं होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और ये अपोजिट टू स्टेबिलिटी, एंड दो वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है एंड हाईली वर्सेटाइल है। आत्मा याद आया। इसके बाद ये कब जाना चाहिए, व्हाई यू शुड गो विथ एक्सपेंशन, 5 चीजें हैं लेकिन 4 आंसर याद होगा, एक है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो 4 चीजें कौन सा है, एनवायरमेंट मुझसे डिमांड कर रहा है, डिमांडिंग पेस ऑफ एक्टिविटी, सीईओ फील कंफर्टेबल, मतलब से सीईओ का प्राइड कंफर्टेबल नहीं, स्टाफ इज कंफर्टेबल, सीईओ को प्राइड है, ये एक्सपीरियंस कर्व, एंड मेरे को मार्केट का क्या चाहिए, कंट्रोल, एंड लास्ट पॉइंट, इट इज हैविंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट है। आत्मा क्लियर। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन आर देयर, 2, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में पहले बात करते हैं, इंटरनल में 2, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। इंटरनल मतलब मेरी औकात खुद की है, एक्सटर्नल मतलब मेरी औकात नहीं है, मैं किसी का सपोर्ट ले रहा हूं। ओके, तो इंटरनल में मेरी औकात किसमें है, पहला पॉइंट इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में 3 चीजें, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप सबको याद होगा, नया प्रोडक्ट सेम मार्केट पेनिट्रेशन, ओके, नया प्रोडक्ट, ओके, लेकिन सेम मार्केट,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन इसमें मैंने बताया था जो मार्केट है वो वही मार्केट होना चाहिए। अगर नया प्रोडक्ट नए मार्केट को मैं बेच रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन। इसका मैं एग्जांपल वापस बता रहा हूं। ओके, अगर मैं शर्ट बना रहा हूं और मैं शूज बनाना चालू किया, ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं डालोगे। आई होप याद है बड़ी। ओके, एंड इसके साथ में और एक याद रखने का, ओके, मार्केट नया वही प्रोडक्ट, मार्केट डेवलपमेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था मार्केट डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट कैसा भी होता है। मार्केट डेवलपमेंट का एग्जांपल मैं याद दिला देता हूं। अगर मैं प्रोडक्ट में चेंजेस भी कर रहा हूं, ओके, या एडवर्टाइजिंग में चेंजेस कर रहा हूं, ओके, तो भी ये मार्केट डेवलपमेंट बनेगा। इफ रिमेंबर रूह अफ़ज़ा वाला एग्जांपल, अगर रूह अफ़ज़ा पहले पानी के साथ लेते थे, अब मैं बोल रहा हूं आप लीजिए दूध के साथ, ये होगा मार्केट पेनिट्रेशन। आप पहले दूध के साथ लेते थे, मैं बोल रहा हूं आप पानी के साथ भी ले सकते हो। ओके, पानी के साथ भी ले सकते हो, तो ये होगा मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि दूध खाली कम जन पीते थे, पानी सब लोग पीते हैं, तो नया मार्केट भी आ सकता है। तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा। अगर मैं बोल रहा हूं रूह अफ़ज़ा आप लस्सी के साथ भी ले सकते हो, मार्केट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, क्योंकि लस्सी पहले पानी के साथ ले ही रहते हैं, तो लस्सी वाले तो बहुत कम जन रह गए, तो मार्केट पेनिट्रेशन। और मैं पहले बोल रहा हूं ऐसे लस्सी के साथ लेते थे, अब पानी के साथ भी ले सकते हो, मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि नया मार्केट आएगा। आई होप ये लॉजिक क्लियर है सबके लिए। ठीक है, ये होने के बाद है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में दो प्रकार है, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स। कैसे कैसे मालूम पड़ेगा कॉन्सेंट्रिक या कॉन्ग्लोमरेट है? पीटीएम, पीटीएम का फुल फॉर्म प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट। लेकिन जब कॉन्ग्लोमरेट लिखोगे उधर प्रोसेस नहीं लिखोगे, उधर प्रोडक्ट लिखोगे। ये आपको डेफिनेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, मसाला वर्ड वैसे ही है। अब कॉन्सेंट्रिक में और दो है, कौन सी है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में दो है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, दोनों में से कोई भी रहा तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं मैन्युफैक्चर के शूज में जा रहा हूं तो बैकवर्ड। ओके, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के शूज में जा रहा हूं तो फॉरवर्ड। ओके, अगर मैं सिमिलर प्रोडक्ट में जा रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन याद रखना, मैंने बोला शर्ट बना रहा हूं, शूज बनाया, कॉन्सेंट्रिक, यानी ना वो हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है। ओके, तो लेकिन पर वो कॉन्सेंट्रिक है, ये क्लियर रखने का। लेकिन शर्ट बना रहा हूं, मैं कपड़ा बनाना चालू किया, बैकवर्ड। शर्ट बनाया, दुकान खुला, शर्ट बनाने के साथ शर्ट ही बना रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। शर्ट के साथ रुमाल चालू कर रहा हूं, इसमें से कपड़ा बचा हुआ, याद है, वो भी हॉरिजॉन्टल है। याद आया? ओके, ये वाला याद आएगा। और कॉन्सेंट्रिक कब होगा? जब ये इसके रिलेटेड है लेकिन ये नहीं है, तो आपको याद रखना है ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक। एंड बाकी तो मेरे को नहीं लगता कॉन्ग्लोमरेट बताने की जरूरत है। आई होप क्लियर है बड़ी। ये होने के बाद आपके लिए एक और एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनोवेशन। इनोवेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, कॉस्टली होता है इनोवेशन, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्ता। कितने कैरेक्टर्स है इनोवेशन? एडवांटेजेस है तीन। सबसे पहला क्या होगा? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बढ़िया, आई होप क्लियर है बड़ी। इसके बाद मेरे को एक्सटर्नल में तो दम ही नहीं लगता है कभी भी, एक्सटर्नल तो टाइम पास ही करता हूं मैं। एक्सटर्नल में पहला क्वेश्चन है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। लेकिन ये क्वेश्चन कितने प्रकार के? मर्जर्स, इट इज नॉट एक्विजिशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? अच्छा, मैंने बोला एक्विजिशन एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे? डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन अगर मर्जर आया तो ये चार प्रकार के मर्जर है। कौन से? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। ओके, ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर पिछले आइटम में जा चुका है। पिछले आइटम मतलब कौन सा? सितंबर। तो इसके लिए आप मेहनत नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए अलायंस। अलायंस आप एलडीआर रखिए। मतलब वैसे देखो मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में एलडीआर बताना थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन इसमें अलायंस अपने को लगता है कि भाई अलायंस आने की संभावना है। तो अलायंस को कैसे याद रखोगे? पोज। पोज का फुल फॉर्म पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक। याद है ना बड़ी? ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूं, एक चीज मैंने क्वेश्चन बैंक में बताई थी, मैंने मार्क भी करवाया है। एक क्वेश्चन था जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा था, वो मर्जर एक्विजिशन लग रहा था, लेकिन वो क्या निकला? अलायंस लग रहा था, सॉरी अलायंस लग रहा था, मर्जर निकला। पर मैंने आपको समझाया वो कैसे करने का। तो आपने को देखने का, अलायंस जब होता है वो सेम होता है, लेकिन अगर अलग अलग का हो रहा है तो अलायंस नहीं होता है, वो क्या होता है? मर्जर एक्विजिशन। भारत माता की झेपा क्या? एक क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, वॉल्यूम 3 का मैंने बताया था, मार्क किया था। ये कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। ये होने के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है रिट्रेंचमेंट। मैंने अगर रिट्रेंचमेंट बोला तो कितनी स्ट्रेटजीज? तीन। कौन सी? सबसे पहले टर्न अराउंड करो, डाइवर्स करो, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का कोई मसला नहीं है, लेकिन टर्न अराउंड के लिए आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले टर्न अराउंड के डेंजर सिग्नल बताओ। सबसे पहले मेरी लग गई, क्या लग गई? कैश फ्लो, मेरी पोजीशन खत्म हो गई, ये एसेट क्या हो गए? डिटोरिएट, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, नहीं मेरा मार्केट शेयर डिक्लाइन, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, मिसमैनेजमेंट, एंड मेरे पास स्टाफ बहुत ज्यादा हो गया, ओवर स्टाफिंग। आत्मा क्लियर है? इसके लिए मेरा एक्शन प्लान कितना रहेगा? ये एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान मेरे कितने हैं? 5 स्टेप्स। सबसे पहले मैं क्या करूं? करंट सिचुएशन को क्या करूं? एसेस, एनालाइज नहीं, एसेस के बाद क्या करना? एनालाइज। यही करना है, याद है बड़ी? तो असेसमेंट, एनालाइज। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? आई इंप्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान। अच्छा, सेकंड में जो प्लान बनाया था उसका नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक प्लान। लेकिन तीसरा क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं? इमरजेंसी एक्शन प्लान। चौथा, रीस्ट्रक्चर करो बिजनेस को, और लास्ट, रिटर्न टू नॉर्मल। याद आया क्या बड़ी? ओके, मेन अगर आपको याद होगा तो इसमें टर्न अराउंड में से 4-5 स्टेप में से सबसे तोड़ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कब जाती है? ओके, वो जो चौथा होता है ना रिस्ट्रक्चरिंग, वो वाला टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है। और तीसरा वाला है स्टॉप ब्लडिंग। ओके, आई होप इंप्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठुकी हुई है तो ही आएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ठुकी हुई नहीं है तो ये आने की संभावना
नहीं है। ओके और इसके बाद है मेरे एलिमेंट्स कितने हैं, अगर मुझे यहां पर व्हेन आई वांट टू गो विद अ टर्न अराउंड प्लान तो मेरे एलिमेंट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या क्या ध्यान रखने का, सबसे पहले मेरे को बताओ पैसे का बंदोबस्त कहां से करूं। तो सबसे पहले पैसों का याद रखने का, तो पहले 2 पॉइंट है। ओके मेरे को क्या करने का, कॉस्ट कम करने का, रेवेन्यू बढ़ाने, एसेट बेचने का, क्विक पे ऑफ करने का। तो पहले 4 पैसों के हिसाब से याद रखिए। सबसे पहले कॉस्ट कम करिए, रेवेन्यू बढ़ाइए, एसेट बेचिए, पे ऑफ करिए, ये 2 हुआ, मेरे को निकालिए। टॉप मैनेजमेंट को चेंज करिए, फिर इंटरनल कम्युनिकेशन बेटर करिए, बाहर का प्रेशर न्यूट्रलाइज करिए, ओके क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए। ओके ये आंसर क्या था, एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। तो तेरे 3 क्वेश्चन कौन से टर्न अराउंड के, एक्शन प्लान, ओके स्टेप्स और एलिमेंट्स। ओके जो स्टेप्स है उसको एक्शन, सॉरी डेंजर सिग्नल, एक्शन प्लान, एलिमेंट्स, डेंजर सिग्नल, एक्शन प्लान, एलिमेंट्स। अगर मैंने स्ट्रेस बोला तो किसमें जाएगा, एक्शन प्लान। एम आई क्लियर टिल हियर। लेकिन ये तो ठीक है, ओके ये हुआ फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट अगर मैंने बोला डाइवेस्टमेंट करना है तो पहले क्वेश्चन याद रखना कैरेक्टरिस्टिक कितने डाइवेस्टमेंट के। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, या तो पूरा बिजनेस बेचेंगे या छोटा बिजनेस बेचेंगे। छोटा, अच्छा पूरा बिजनेस बेचेंगे क्या, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब मैं बिजनेस बोल रहा हूं तो बिजनेस यूनिट हो सकता है, बिजनेस डिवीजन हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। एंड दूसरा सिनेरियो, ओके ये क्या स्टिग्मा है क्या, नहीं, क्योंकि एक अगर डाइवेस्ट हो रहा है तो दूसरा एक्सपांशन होगा। याद आया बड़ी। लेकिन क्या डाइवेस्टमेंट क्यों करता हूं, व्हाट इज द रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट। तो 5 पॉइंट, सबसे पहला और लास्ट याद रखने का। पहला पॉइंट है ओके मेरे लिए क्या हुआ, ओके मेरे लिए बिजनेस क्या हो गया, मिसमैच। या मेरे को मैंने याद है डिविडेंड का मैंने ऑप्शन बताया था, मेरे पास दूसरा अल्टरनेटिव बेटर था। याद है क्या मैंने एक में से निकाल के कोल इंडिया का एग्जांपल दिया था मैंने, तो बेटर अल्टरनेटिव। और 3 चीजें है, मेरी कंपटीशन में पोजीशन बची नहीं है। अच्छा मेरा कैश फ्लो ठुक गया है, मेरी कॉम्पिटिटिव पोजीशन चली गई, एंड टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, और मैं मेरे पास पैसा नहीं है। ये 5 रीजन है। लेकिन अगर आपको याद होगा, अगर मैंने क्वेश्चन बोला, मतलब क्वेश्चन है रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट, तो आप क्या लिखोगे, यही 5 और साथ में 2, मेरा मन नहीं कर रहा, मैनेजमेंट इंटेंशन, और मेरे को बताओ बेचना बेटर ऑप्शन है कंटिन्यू करने से। ये 2 पॉइंट याद रखने के। ओके तो ये कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान रखिए। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, अगर 5 अटेम्प्ट देखो, 5 अटेम्प्ट में से ना 3 अटेम्प्ट में और 1 अटेम्प्ट में एमसीक्यू में, 4 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से वाले, रिट्रेंचमेंट। तो अगर आप सारे इसमें से मेरे को अगर तोड़ एलडीआर पूछोगे, देखो वापस मैं बता रहा हूं, ये जो स्क्रीन पे जो चार्ट चल रहा है इसमें से मैं एलडीआर एग्जैक्ट दे नहीं पाऊंगा, ये मैंने आपको क्लियरली बताया। लेकिन इसमें से अगर तोड़ एलडीआर बताओ, तोड़ एलडीआर अगर सर मैं ये पढ़ के गया, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, रिट्रेंचमेंट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। रिट्रेंचमेंट का पूरा ऑप्शन है। और एक चीज मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, मेरे ख्याल से भाइयों और भैरो, भाई और भैरो बोल रहा हूं, ओके ये इधर कुछ लिखा है इसने, मैं इसके लिए उधर अटक गया, भाइयों और भाइयों और बहनों, अरे कभी कभी होता है वो स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि स्पीड की वजह से। ओके भाई और बहनों, मेरे को एक चीज याद करके बताइए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जब रिट्रेंचमेंट कर रहा था, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लियरली बताया था जिसके अंदर ओके मैं बोला था मैं ओके गाड़ी का स्पीडोमीटर वगैरह बनाता हूं और सब लोग इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट हो गए थे, तो हमारी डिमांड कम हो गई, तो उसमें डेंजर सिग्नल्स नहीं थे, तो गलती से भी टर्न अराउंड कोई बोल नहीं सकता था, तो अपने को क्या करना था उसमें, एक्सपांशन। यानी फिर रिमेंबर ओके जिसके अंदर क्या करना चाहिए था, क्या स्टेप्स लेना था, उसमें टर्न अराउंड लग रहा था लेकिन टर्न अराउंड नहीं है। तो मैं वो क्वेश्चन दिया था, मैं वापस आपको बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन देखना चाहिए। ओके वो क्वेश्चन हमेशा देखना चाहिए। वो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे और 4 क्वेश्चन आपको मैंने अलग से रखे भी है, तो प्लीज प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, और हर टाइम पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख लेना, वो चीज देखना ही देखना, मिस मत करना। और इसके अलावा और एक कॉन्टेक्स्ट आपके पास है, दैट इज कॉल्ड ओके मैट्रिक्स। मेरे को बताओ कितने मैट्रिक्स है अपने पास, 4 में से आप 3 तोड़ रटिए, 5वां वाला 4था वाला कल जो मैंने बताया था एडीएल है, उसको रटने का एक तरीका मैंने बताया, वो तरीके पे आप फोकस करिए। सबसे पहले बात करते हैं ओके एनसॉफ मैट्रिक्स। मेरे को नहीं लगता कि इसको समझाना भी चाहिए अभी, ओके ये 2 चीजों पे बना है, पर एमसीक्यू को ध्यान रखना है एनसीएफ में। अगर देखो किस्मत रही ना, मे जैसा पेपर आ गया तो खत्म है कहानी भाई। मे जैसा पेपर आ गया, ये डायरेक्टली पूछा, बोले एनसॉफ मैट्रिक्स समझा दो, खत्म हो गई कहानी। ओके तो एनसॉफ मैट्रिक्स और जो ऊपर लिखे थे अपन ने वो सेम था, लेकिन इसके मार्केट पेनिट्रेशन अलग था। याद है ना, मार्केट पेनिट्रेशन में एक्सपेंशन भी होता है। ओके याद है क्या, ओके मार्केट पेनिट्रेशन में अपन कैसे करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन में और एक एक्स्ट्रा लाइन पड़ी थी, प्राइस कम करके और अपन फाइट करते हैं, याद आएगा बड़ी, ये एक्सपेंशन का ही सिचुएशन था, लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन में वो एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा था, ये मार्केट पेनिट्रेशन का पॉइंट था। और उसके अलावा ओके इसके अंदर 4 चीजें हैं। ओके पहला है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। ओके ये चारों कॉन्सेप्ट सिमिलर है। बीसीजी में कितने पॉइंट है, 4, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स। अब मेरे को बताओ ये चारों किस बेसिस पे है, 2 बेसिस पे। कौन से 2 बेसिस पे, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ। एवरीबॉडी क्लियर। और इसके लिए अपने को स्ट्रेटजीज क्या क्या है, 4, होल्ड, बिल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत तोड़ किया है, भगवान मेहरबानी करे मेरे ऊपर, मतलब तुम्हारी वजह से, और तुम्हारे ऊपर मेहरबान, मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे करेगा, तुम्हारे दिमाग में वो चीजें बिठा दिए तो ओके याद होगा। तो इधर रहा और इधर मैं मार्केट में घुसा तो 4, अगर इधर नहीं घुसा मैं पर ग्रोथ में घुसा तो क्वेश्चन मार्क। एवरीबॉडी क्लियर। अच्छा ये चारों जो मैं प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा हूं, ये चारों क्या मेरे प्रोडक्ट, मेरे या कंप्यूटर के प्रोडक्ट या मेरे ही प्रोडक्ट, मेरे ही प्रोडक्ट। अच्छा ये चारों के लिए चारों स्ट्रेटजी कंफर्म यही होने वाली है क्या,
अच्छा मैं कैश काउ को होल्ड बोलूंगा, लेकिन क्या हमेशा होल्ड ही बोलूंगा क्या? कितने प्रोडक्ट है, अगर चारों आ गए तो आंसर बैठ जाएगा, लेकिन अगर चारों नहीं आए, दो आए, दो या तीन आए, क्या आंसर सेम निकलेगा क्या? अच्छा मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, ये करूं क्या? घंटे क्या कर लेगा, कंपेयर किसके साथ करेगा? क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपको याद होगा रिलेटिव मार्केट शेयर। लेकिन क्या इसके लिमिटेशन है क्या बड़ी? यस। सबसे पहला लिमिटेशन 3 पॉइंट क्या है? कॉस्टली है, डिफिकल्ट टू डिफाइन है, एसबीओ है। आत्मा क्लियर है? तो कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, ओके ये वाला पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट डिफिकल्ट टू डिफाइन, एसबीओ। तीसरा पॉइंट ये फ्यूचर के बारे में ज्यादा घंटा कुछ नहीं बता रहा। एंड लास्ट पॉइंट है ये दो ही चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है। कौन से दो चीज पे? मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। तो इसका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कौन सा है बड़ी? ओके दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन कौन सा है? नहीं, बीसीजी का दूसरा ऑप्शन कौन सा है? जी। तो जी इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ बीसीजी। तो जी के और एक नाम क्या है? जी को अपन बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रिक मैकेंसी मॉडल। मैकेंसी पर ये 7S मॉडल नहीं है, हाँ मैकेंसी ने भी मदद की है। और इसको अपन बोलते हैं ट्रैफिक लाइट वाला भी। आई होप ट्रैफिक लाइट आपको याद होगा। इसके अंदर दो चीजें कवर की जाती है। कौन सी दो चीजें? मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। और इसके अंदर अगर आपको याद होगा, ओके अपन 3 मॉड्यूल लेते हैं। 3 मॉड्यूल मतलब 3 पार्ट लेते हैं। एक होता है हाई, मीडियम एंड लो। एक होता है स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। और अगर आपको याद होगा, अगर हाई और हाई ये मिक्स हो रहा है, या हाई और मीडियम मिक्स हो रहा है, मैं वापस बोल रहा हूं, हाई हाई और हाई और मीडियम। अब वो कैसे आप कर रहे हो वो देखो, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन हाई हाई या हाई मीडियम हमेशा क्या करो? इन्वेस्ट। लेकिन अगर एक भी हाई वर्ड के साथ में लो आ गया, हाई के साथ क्या आ गया? लो। हाई के साथ लो, मीडियम के साथ मीडियम आ गया, और लो के साथ हाई आया, यानी हाई लो मीडियम हो गया अल्टीमेटली। तो इसको क्या करो? ओके येलो मतलब कॉशन। देखो इन्वेस्ट भी कर सकते हो, नहीं भी करना चाहिए, देख के करिए। एंड अगर यहां पर मीडियम और लो या लो का कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या करने का? डू नॉट इन्वेस्ट, यानी क्या करने का? डाइवेस्ट या विड्रॉ। आत्मा जेपा क्या? ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है जीई केस में। मैं वापस बोल रहा हूं, ये पोर्टफोलियो मैट्रिक्स जो भी रहेगा, ये चारों में से कोई ना कोई एक एक्सपेक्ट करिए एग्जामिनेशन में। किस्मत रही ओके तो हो सकता है एक May 24 में क्या हुआ था, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन ही नहीं आया और क्वेश्चन सिर्फ इस पे आया। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों क्वेश्चन इस पे आ जाए पहले वाले पेज पे, और क्वेश्चन एक इसमें से आ जाए। ओके एक आइटम ऐसा हुआ जनवरी का जिसमें दोनों क्वेश्चन इस पे आए, यानी ऊपर वाले पे क्वेश्चन ही नहीं आया। तो जनवरी के आइटम में क्या हुआ? दोनों क्वेश्चन। सर दो क्वेश्चन किसमें आए थे? एनसॉफ एंड बीसीई। ये दोनों क्वेश्चन उस पे आ गए, यानी 10 मार्क किस पे आ गया? इन दोनों पे। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी सिचुएशन है कि ऊपर वाले पेज पे एक भी क्वेश्चन नहीं, नीचे वाले पे क्वेश्चन आया। और एक ऐसी पॉसिबिलिटी है ऊपर वाले पेज पे क्वेश्चन आया, नीचे पे नहीं आया। पर ये एक एक प्रोबेबिलिटी है, यानी 5 में से कितनी बार ऐसा हुआ है? 2 बार। ओके 3 बार ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन इसमें, या एक क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन इसमें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी है परमिशन कॉम्बिनेशन, बट इसका मतलब ये करना चाहिए। एडीएल का फुल फॉर्म अर्थर डिलीटेल। अर्थर डिलीटेल ने कितनी चीजों पे एम्फसाइज किया? आई होप याद होगा आपको, 2 चीजों पे। एक है स्टेजेस इन इंडस्ट्री मैच्योरिटी और एक रहेगा पोजीशन। तो मेरे को बताओ स्टेजेस इन इंडस्ट्री मैच्योरिटी कितनी है? 4। ओके इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग। एंड पोजीशन कितनी है? 5। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। अब मेरे को बताओ अगर मैं डोमिनेंट हूं तो सामने वाला, अच्छा क्या ये मेरे अकेले के प्रोडक्ट्स है या कंप्यूटर के साथ में? अच्छा ये क्या बताता है? मेरी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बताता है या स्ट्रेटजीज बता रहा है? तो गलती से कंफ्यूज मत होना। कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए आंसर कौन सा है? एसजीएम। बात खत्म, क्लोज करे बड़ी। ओके दैट्स इट। ये पॉइंट याद रखना, इसकी स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की हुई है, इसको आप क्लोज कर लेना। इसके ऊपर मैं पंचायती कर नहीं सकता। सर इसमें अगर क्वेश्चन आया तो ये हो सकता है कि बताए, अच्छा अब मेरे को बताओ स्टेजेस इन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल लिखने बोला, तो ये तो अपन पहले से ही लिख सकते हैं, चैप्टर 2 में कवर हुआ है। अगर मैंने बोला कॉम्पिटिटिव पोजीशन बताओ, तो ये आपको 5 पॉइंट याद रखने के। ओके तो सबसे मोनोपोली पोजीशन कौन सी है? डोमिनेंट। ओके और सबसे वर्स्ट पोजीशन, वाहियात पोजीशन कौन सी है? वीक। ओके तो फिर डिफरेंस क्या है? टेनेबल और वीक में डिफरेंस क्या है? ओके इंपैक्ट कर सकता है, टेनेबल रहा तो इंपैक्ट हो सकता है, वीक रहा तो इंपैक्ट नहीं हो सकता। अच्छा डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस क्या है? डोमिनेंट मोनोपोली, स्ट्रॉन्ग इज नॉट ए मोनोपोली बट हैविंग ए गुड पोजीशन। स्ट्रॉन्ग इज नॉट ए मोनोपोली बट हैविंग ए गुड पोजीशन। और फेवरेबल है, दोनों के लिए सेम है। तो फेवरेबल कौन सी होती है? 50-50। तो फेवरेबल में कभी भी याद रखना कॉस्ट लीडर का कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आना चाहिए। याद आया ना बड़ी? ओके कभी फेवरेबल रहा तो अपन हमेशा डिफरेंशिएट करना चाहिए। भारत माता की झेपा क्या बड़ी? ओके इसके बाद मैंने आपको चैप्टर 5 का चार्ट बनाने बोला था, आपने बनाया तो गुड इनफ, नहीं बनाया तो देख लीजिए। ओके और फटाफट क्लोज कर लीजिए, चालू करें बड़ी। अरे हाय आना। ओके सबसे पहले चैप्टर 5 का चार्ट मैंने आपको शीट भेजी हुई है। ओके आपको मिली होगी, नहीं मिली होगी तो मोबाइल पे खोल लीजिए, मोबाइल पे आया बना लिया तो आपका हो जाएगा सामने। ओके नहीं हुआ तो ट्राई करिए, जितना जितना याद रहा है याद रखिए, नहीं तो रिपीट करते जाइए। ओके फर्स्ट से पहला पॉइंट। ओके सबसे पहला एसएम प्रोसेस। हाउ मेनी एसएम प्रोसेस आर देयर? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 5। कौन से? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस। तीसरा फॉर्मुलेशन। चौथा इंप्लीमेंटेशन। पांचवा इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। आत्मा क्लियर है? ओके दूसरा पॉइंट मेरे को फटाफट बताइए। प्लानिंग। प्लानिंग में 2 प्लानिंग है। कौन सी 2 प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कितने पॉइंट है? 6। सबसे पहले मैं क्या ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर शेप कर रहा हूं ना, शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट कौन सा? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ही एनवायरनमेंट है पर इधर एक्सटर्नल है, तो वर्ड क्या लिखने का पर एक्सटर्नल नहीं लिखने, एनवायरनमेंट। तीसरा सिनेरियो क्या मैं अप्रोच कैसा लूंगा? होलिस्टिक। अब होलिस्टिक है मतलब ओवरऑल है,
तो अगला पॉइंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट 2 पॉइंट है, मेरे को बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, मैं शॉर्ट टर्म देखूंगा या लॉन्ग टर्म, और ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? सीनियर मैनेजमेंट। फटाफट बताइए ऑपरेशनल में क्या होगा, रिसोर्स क्या करेंगे, एलोकेट या डिप्लॉय, डिप्लॉय, स्ट्रेटजी या टैक्टिक्स, टैक्टिक्स। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट ऑपरेशन फॉर फ्यूचर। एंड चौथा सिनेरियो सबसे इजी पॉइंट है, फंडामेंटल चेंजेस नहीं कर सकते लेकिन चेंजेस कर पाओगे। सर किसमें? फंक्शन। और ये किसकी जिम्मेदारी है? फंक्शनल लेवल मैनेजर। सर क्या ये प्लानिंग जो की है वो अनसर्टन हो सकती है क्या? यस। तो हाउ टू डील विद दिस अनसर्टेनिटी? 5 चीजें। सबसे पहले क्या रही है? फ्लेक्सिबल। सेकंड सिनेरियो क्या करिए? डाइवर्सिफाई। तीसरा क्या करिए? मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, जैसे जैसे आया याद है क्लस्टर, ओके वो करिए। चौथा सिनेरियो क्या करिए? रेजिलियंस। एंड पांचवा सिनेरियो पार्टनरशिप करिए। आई होप याद है बड़ी। ओके ये होने के बाद है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। भारत माता की तोड़ मालिक क्लियर है? ओके मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहला पॉइंट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन कैसे याद रखोगे? ए बी सी डी, इन सब चारों में से आइडियल पोजीशन कौन सी है? बी। ओके ए से बी को जाने में क्या करना पड़ेगा? ओके ए से बी को, अभी ये मैट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन रिकॉल करो, ए से बी में रीस्ट्रक्चर। और मेरे को बताओ सी से बी में जा सकता है क्या? नहीं, सी तो सबसे खत्म है। ओके इसको क्या करना चाहिए? बिजनेस मॉडल रीडिजाइन। और डी से बी में जाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्ट्रैटेजी रीडिजाइन करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का स्किल को रीएडजस्ट करना चाहिए। आंसर रटा हुआ रहना चाहिए ये। क्लियर बड़ी? उसके बाद है प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। 1 2 3 4। ओके मेरे को बताओ थ्राइव कौन करेगा? 1 ओके मर जाएगा, 2 एंड 4 लेकिन मरेगा जल्दी, 4 मरेगा धीरे धीरे, 2 ओके सर्वाइव कर लेगा, 3 याद है ना बड़ी। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी उसके हिसाब से लिखो, बस ये रटो। ओके ये होने के बाद तीसरा पॉइंट लिंकेज। मेरे को नहीं लगता ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब ये लिंकेज किसके बीच में? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर आगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन में लिंकेज कितने हैं? 2। फॉरवर्ड बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाएंगे फिर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। बैकवर्ड क्या हुआ? इंप्लीमेंटेशन पहले करेंगे, नहीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। आत्मा क्लियर है? ओके मैंने बोला भाई मुंबई में बढ़ गया, अभी पुणे चालू करते हैं, ये कौन सा लिंकेज? पुणे चालू करते हैं और पुणे की वजह से क्लासरूम लिया, फॉरवर्ड। अच्छा पुणे में क्लासरूम में 2 बजे के बाद फ्री है तो चलो लाइब्रेरी चालू करते हैं, बैकवर्ड। ये कॉन्टेक्स्ट आया, याद आया? ये होने के बाद आपके लिए डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन जा चुका है, ये तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है लेकिन इजी आंसर है, मैं फटाफट बता रहा हूं। ओके ये जो भी पॉइंट लिखे मैंने किसके लिखे? फॉर्मुलेशन के। तो क्या क्या है? प्लानिंग में मदद करता है, फोर्सेस आपको, अच्छा फोर्स को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं फोर्स को डिजाइन करना पड़ेगा, एंड एंटरप्रेन्योर स्किल है, इफेक्टिवनेस है, इंटेलेक्चुअल स्किल होंगे, टॉप लेवल होगा, एनालिटिकल स्किल होगा, फर्स्ट होगा। इसका पूरा रिवर्स किसमें जाएगा? इंप्लीमेंटेशन। ओके जो जानवल है उसके लिए ओके रोके। इश्यूज, सर हाउ मेनी इश्यूज आर देयर इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन? अगर मैंने बोला इश्यूज कितने हैं तो आपको 3 पहले लाइनर लिखने हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी अपने आप में एक्शन नहीं है तो एक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाइए? प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब क्या? पैसा, और प्रोग्राम को टाइम में डालिए, प्रोजेक्ट। अच्छा अब दिक्कत क्या आएगी? ये प्रोजेक्ट जो बना है उसको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट। अब प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ता तो प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, रिसोर्स एलोकेशन लिखने पड़ेंगे, रिसोर्स एलोकेशन के साथ में स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन कुछ नया आएगा और फंक्शन के साथ बिहेवियर इशू आएगा। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद एक मैनेजमेंट इशू है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया पर मैंने लिख दिया है, ये पंचायती आंसर है, आप देख लीजिए क्या क्या है। मैनेजमेंट इशू, मैनेजमेंट इश्यूज इन इंप्लीमेंटेशन। ऊपर वाला कौन सा इशू था? ये कौन सा इश्यूज है? जनरल इश्यूज। अगर मैंने बोला इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन ये, लेकिन मैंने बोला मैनेजमेंट इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, देखो मैनेजमेंट के क्या इशू है, पूरा सब कंबाइन आंसर लिख दिया रे। सबसे पहला एनुअल ऑब्जेक्टिव बनाना, मैनेजमेंट इशू है, पॉलिसी बनाना, मैनेजमेंट इशू है, एलोकेट रिसोर्स करना, मैनेजमेंट इशू है, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा ना, ओके रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है, रेजिस्टेंट टू चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, ओके मैनेजमेंट इशू है, कल्चर को चेंज करना, मैनेजमेंट इशू है, प्रोसेस को चेंज करना, मैनेजमेंट इशू है, एचआर कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए देखना, डाउनसाइजिंग मतलब क्या होता है? ओके एम्प्लॉय को निकालना। आप देखो ये जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है ये सब कौन से इश्यूज आ गए? मैनेजमेंट इश्यूज। मैनेजमेंट इश्यूज का एक आंसर आपको रहेगा, ये आंसर आपके बुक में नहीं है लेकिन ये आपको नोट में रखना है, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। ओके मैनेजमेंट इशू मतलब क्या, वापस समझा देता हूं। जितना आपने चैप्टर 5 में पढ़ा सब एक जगह डम कर दी है, जितना चैप्टर अब देख लो ये सारी चीजें आपने चैप्टर 5 में पढ़ी हुई है। ओके चैप्टर 5 का लॉजिक रहेगा। तो ये कौन सा इशू आया? मैनेजमेंट इशू। अब ये क्वेश्चन को नोट रखना, ओके दिमाग में रखना, मैं बोल रहा हूं चार्ट में है बुक में नहीं है, चार्ट में है बुक में नहीं है। तो इशू इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन जो बुक में भी है चार्ट में भी है, और एक है मैनेजमेंट इशू इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। ओके अच्छा ये अगर आंसर याद भी नहीं, सर इसका पॉइंटर है, कुछ भी नहीं है, इसका आंसर नहीं है, पैराग्राफ कुछ भी नहीं है, पॉइंटर है, ये ऐसे ही लिखना है। तो ये आंसर क्या है? कंबाइन आंसर। जिधर जिधर आपको कुछ नहीं याद आया मेरे को बताओ, मैनेजमेंट इशू इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, सर क्या मैं ये ऊपर वाले लिख सकता हूं? ये लिख डाल, इसके साथ में और तेरे को कल्चर चेंज, इसके डिटेल में ब्रेकअप कर, इसको डिटेल में ब्रेकअप कर, इसके डिटेल ब्रेकअप इज नथिंग बट कौन सा इश्यूज? मैनेजमेंट इशू। इसके बाद तेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक चेंज। आई होप याद होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक चेंज में 2 क्वेश्चन है, एक है स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज एंड एक है स्टेजेस। पहला पॉइंट स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज कितने हैं? 3। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, ओके सेकंड पॉइंट ओके विजन शेड या शेड विजन, शेड विजन, एंड तीसरा पॉइंट ओके इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। आत्मा क्लियर है? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर फॉर चेंज? 3। ओके अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। और चेंज में कितने मॉडल है? 3। कौन से? ओके पहला पॉइंट कंप्लायंस, नहीं मॉडल नहीं, मैं क्या बोला, सॉरी मॉडल नहीं, मेथड्स। कितने मेथड है? अच्छा है, आप मॉडल में आए तो मॉडल आया तो
यही तीन, अनफ्रीज, चेंज, रिफ्रीज। और अगर मैं बोला मेथड्स कितने हैं, तीन। कौन से? कंप्लायंस मेथड, आइडेंटिफिकेशन मेथड, इंटरनेशनल मेथड। आत्मा क्लियर है? ओके, एक दो नाम याद रखने हैं आपको, एक है कर्ट लिविन और एक है एचसी कैलेमैन। क्या आत्मा ये क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए आता है एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी चीजें हैं? चार। सबसे पहले अगर आपको याद आ रहा है तो एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पहले क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे क्या पता करना है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मेरे को फिर करंट सिस्टम दिखना है और गैप ढूंढना है। गैप के लिए क्या बनाना है? रोड मैप। और रोड मैप को क्या करने का? इंप्लीमेंट एंड मैनेज। अब क्वेश्चन है, क्या ये चेंज मैनेजमेंट अच्छे से इंप्लीमेंट किया? तो मेरे को बताइए, ओके, क्या इसको फायदा होगा क्या ऑर्गेनाइजेशन को? आंसर इज यस। ओके ओके, पैरामीटर्स, प्रोसीजर्स, प्लान, पार्टीज एंड प्रोग्रेस, ये पांच चीजों में उसको फायदा हो सकता है। ओके, याद होगा तो 5P का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रहा तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या चीजें होगी? सबसे पहले किसने शुरुआत करनी चाहिए? बिगिन एट टॉप। सेकंड पॉइंट, चेंज क्या होना चाहिए? ओके, डिजायर्ड एंड नेसेसरी। मेरे को बताओ डिसरप्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, कम से कम करिए, रिड्यूस डिसरप्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, कम्युनिकेट करिए। एंड नॉर्म, मतलब मेरे को बताओ चेंज क्या होना चाहिए? एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल। अच्छा, अब मेरे को बताओ डिसरप्शन कम करने से लिए क्या करना चाहिए? डिसरप्शन कम से कम हो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले बताना चाहिए या बाद में बताना चाहिए? पहले। तो वर्ड्स अर्ली होने चाहिए। क्या सबको नॉलेज देना चाहिए? ओके, नॉलेज का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। तीसरा, एनवायरमेंट कैसे बनाना चाहिए? चेंज वाला, मोटिवेशन वाला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके भाई, ओम भैया वाला कॉन्टेक्स्ट था, चेंज एजेंट। एंड कौन से डिपार्टमेंट को बताना चाहिए? आईटी। ये 5 पॉइंट रहेंगे। आत्मा क्लियर है? ओके, तो मेरे को बताओ ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। एंड उसके बाद है नेविगेटिंग चेंज। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, ये 4 क्वेश्चन में जाना कब है? ये 4 क्वेश्चन में जाना कब है? ये 4 क्वेश्चन में कब जाना है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड नहीं आता तब तक 4 क्वेश्चन में नहीं जाओगे। तो पहला पॉइंट मेरे को बताओ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन का नाम एलिमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन का नाम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मदद मिल रही है क्या? तीसरा, ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर विच एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम। और अगर मुझे नेविगेट करना है चेंज, लेकिन ये चारों क्वेश्चन के साथ में और एक कौन सा वर्ड होगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, नेविगेट करने के लिए क्या चाहिए? ओके, सबसे पहले मेरे को बताओ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। क्या रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो रेडी फॉर रेजिस्टेंस। एंड इंप्लीमेंट चेंज कैसे करना चाहिए? डायरेक्टली या ग्रेजुअल? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। आत्मा क्लियर है? एंड ये लास्ट वाला आंसर मेरे ख्याल से मैकेंसी का मॉडल आप सबको याद होगा। मैकेंसी के कितने मॉडल में है? ओके, ये मॉडल क्या है? ओके, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन देखने के लिए, क्या देखने के लिए? डिजाइन। 7S कौन से थे? 7S में मेरे को हार्ड एलिमेंट बताओ, सॉफ्ट एलिमेंट बताओ। हार्ड एलिमेंट कितने हैं? 3। सॉफ्ट एलिमेंट कितने हैं? 4। पहले हार्ड एलिमेंट कौन से हैं? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स। एंड सॉफ्ट एलिमेंट क्या है? शेयर्ड वैल्यूज। उसके बाद और एक क्या है? स्टाइल। एंड तीसरा है स्किल, सॉरी, स्टाफ एंड स्किल। अच्छा, स्टाइल मतलब क्या था? स्टाइल मतलब क्या था? स्टाइल लीडरशिप स्टाइल, याद रखने का, याद है ना बड़ी। शेयर्ड वैल्यू क्या होगा? शेयर्ड वैल्यू कल्चर, यानी और एक वर्ड क्या था? इथिक्स। अपने इथिक्स कैसे रहेंगे? ये रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कैसा है? इसके लिए मॉडल रहेगा। लेकिन इस मॉडल के भी अपने डिसएडवांटेज है। सबसे पहले कौन सा एनवायरमेंट नहीं लेता? एक्सटर्नल। ये मॉडल स्टैटिक है, डायनामिक है? स्टैटिक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये क्लियर है क्या? नहीं, अरे ये डायरेक्टली ऐसे ही बता रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ये गैप ढूंढ के नहीं देता। क्यों नहीं ढूंढ के देता? ये कोई बेंचमार्क नहीं बताता। ये बोलता है इसको देखो और रिपल इफेक्ट देखो। कौन सा इफेक्ट देखो? रिपल। ये हो गए आपके मॉडल के कॉन्टेक्स्ट। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कहानी आती है, जिसके अंदर कितने स्ट्रक्चर है? 8। जिसको जिसको निकलना रहेगा तो निकल सकते हो, मतलब 6 बजे जिसका जिसका पलटी कल, ओके, निकल देना ना मतलब भाई। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन कितने हैं? लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन। बाकी तो बोलो ना, मेरे वाले पंटर तो बोलो ना। मेरे वाले पंटर किधर नहीं जा रहे? 2। कौन सा? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, याद है ना बड़ी। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ओके, लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? किसने बताया? चैंडलर। तो चैंडलर ने कितने लिंकेज बताए? 5। नया स्ट्रेटजी बना, उसके बाद एडमिन प्रॉब्लम आया, परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ और परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। आत्मा झेपा क्या? ओके, ये होने के बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, 8 स्ट्रक्चर के नाम फटाफट बताइए, कौन से? सिंपल स्ट्रक्चर, ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद एसबीयू और लास्ट 2 है नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आरग्लास स्ट्रक्चर। आत्मा क्लियर है? और सबके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जिसको आपको रटना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मैं आपको बता देता हूं, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, उसके अंदर कंटेक्स्ट को ध्यान रखिए। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके, डोंट वरी, आप इधर ध्यान दीजिए। ओके, अपन भी एक दिन जाएंगे जब टाटा करके निकलेंगे बाजू में, ठीक है ना? ओके, हाँ, ये अपन जाएगा बाजू में टाटा करके, रूम में जाके टाटा करके निकालूंगा, ठीक है बड़ी। ओके, इस पर अभी आप ध्यान दोगे तो। अरे खत्म नहीं हुआ शिवा, बचा है मेरा 15 मिनट है। अच्छा ठीक है, 15-20 मिनट, 15 मिनट लगेगा मेरे को। ओके, ओए पंडर इधर, हाँ, अरे वो लेके नहीं जा रहे हैं। अरे कर दूंगा रे, पहले इधर कर। ओके, चल पहले फटाफट। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? सिंपल। मेरे को बताओ, क्या ये ओपन है, फ्लेक्सिबल है, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस? भारत माता की जय। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशलाइजेशन होगा या नहीं होगा? कम होगा। क्यों नहीं होगा स्पेशलाइजेशन?
क्योंकि क्यों फंक्शन ही नहीं है ना, तो कोई भी स्पेशलाइजेशन एक एरिया में नहीं है। सेकंड, रूल ज्यादा नहीं है, इनफॉर्मल है, अनसोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है? ओनर एंड मैनेजर, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसका ओवरकम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल। पर फंक्शनल का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला सिंपल एंड लो कॉस्ट, सेकंड स्पेशलाइजेशन, वर्ड आई होप याद होगा अभी। तीसरा सिनेरियो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, पर ये एफिशिएंसी इंप्रूव किसके इस कंपैरिजन में होती है? आगे। ओके, स्पेशलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था? ओके, अभी यार अकाउंट्स डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज आ गया, एचआर का स्पेशलाइज आ गया, आईटी का स्पेशलाइज आ गया। इसके बाद लेस कंट्रोल, अब ये लेस कंट्रोल कंपेयर टू डिविजनल, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रैपिड डिसीजन मेकिंग। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कोऑर्डिनेशन होगा नहीं। और इधर कौन सा अप्रोच है? नैरो। सर नैरो अप्रोच क्यों है? क्योंकि वो डिपार्टमेंट का सोच रहा है या कंपनी का सोच रहा है? डिपार्टमेंट खुद के बारे में सोच रहा है। याद आएगा बड़ी। इसके बाद आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर में। मेरे को बताओ कितने प्रकार के डिवीजन डिवाइडेड है, कितने एरियाज है डिवीजन डिवाइडेड करने के लिए? 4। सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया, पहला एरिया है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरा सिनेरियो कौन सा है? प्रोडक्ट। तीसरा कौन सा है? कस्टमर। एंड चौथा कौन सा है? प्रोसेस। मैं वापस आपको चीज एक बता देता हूं, ये चारों के लिए एमसीक्यू आ सकते हैं, मैंने क्लियरली क्लास में बताया हुआ था। हो सकता है आपका रिवीजन में नहीं है, पर आप जब पढ़ोगे तो ये चारों केस में बरोबर देखना, चारों केस में एमसीक्यू का कॉन्टेक्स्ट है कि भाई ज्योग्राफिकल एरिया पे कब डिवाइड करना है। अगर मुझे लग रहा है कि लोकल कंट्रोल, लोकल सिचुएशन का लोकल कंट्रोल देना है, मुझे लग रहा है कि नॉर्थ और साउथ का अलग अलग करना है, कम्युनिकेशन इशू आएगा, तो मैंने कौन सा जाना चाहिए? ज्योग्राफिकल। लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन नहीं करना चाहिए। ये कब करना चाहिए? जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। कम है, ज्यादा है तो नहीं, ज्यादा हुआ तो कितने डिवीजन बनाओगे? कम रहे तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, कस्टमर, आपको लगता है आपके कस्टमर बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 कस्टमर एकदम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं, तब आपको कौन सा डिवीजन करना चाहिए? वर्क कस्टमर। एंड लास्ट पॉइंट है प्रोसेस डिवीजन। आई होप क्लियर है बड़ी। इसका एडवांटेज है चोमू बना है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी सेट करता है डिविजनल, क्योंकि डिवीजन ए डिवीजन बी के मैनेजर रहेंगे। सेकंड सिनेरियो एम्प्लॉय मोरल तोड़ रहेगा, कैरियर डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों कैरियर डेवलपमेंट होगा? ग्रोथ है ना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लोकल कंट्रोल विल है, लोकल सिचुएशन का लोकल कंट्रोल। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला कॉस्टली। अच्छा, ये कंपैरिजन किसके सामने है? फंक्शनल। दूसरा सिनेरियो फंक्शनल स्पेशलिस्ट डबल डबल लगेंगे, और तीसरा सिनेरियो डुप्लीकेशन होएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मैनेजर शुड बी वेल क्वालिफाइड। ये कौन सा मैनेजर है? जनरल मैनेजर, याद है ना डिवीजन का। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए और कौन सा है? मल्टी डिविजनल। मैं आपको क्लियर कट अभी झक मार के बार बार बोल रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं, मल्टी डिविजन का जो भी पॉइंटर आया, कुछ भी आया, मसाला लग रहा होगा मल्टी डिविजनल है, लेकिन आंसर क्या लिखा है? एसबीयू। मेरा दिमाग नहीं खराब करना बाद में। अच्छा, फिर ये मल्टी डिविजनल लिखना कब है? जब क्वेश्चन मल्टी डिविजनल पूछे। अगर मल्टी डिविजनल का कुछ भी, अच्छा मल्टी डिविजनल का एक आंसर मैं बता रहा हूं, वो डिविजनल मैनेजर ऐसा है जो ऑपरेशन के पास भी ध्यान देगा और डिवीजन के लिए ध्यान देगा, डिवीजन का भी ध्यान देगा और ऑपरेशन का भी ध्यान देगा। डिविजनल मैनेजर ऐसा था। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए तो भी आप क्या लिखोगे? एसबीओ। बात खत्म। मैंने आपको ये समझाया हुआ है, क्योंकि इसको ओवरकम किसने कर लिया है? एसबीओ। दिमाग थोड़ी मत करना, बस मल्टी डिविजनल के लिए कंटेक्स्ट है। तो फिर ये रट के भी फायदा क्या होगा? अगर क्वेश्चन कब आया? डायरेक्ट। बात खत्म। जब तक डायरेक्ट नहीं आता तब तक इसमें जाने का नहीं। इसके 4 पॉइंट क्या है? ये सेपरेट डिवीजन है, ये तो अपने को पता ही है। सेकंड, फंक्शनल हायरार्की होगी इसमें, डिवीजन मैनेजर डिफाइन होगा, और स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होगा जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा। तो डिविजनल मैनेजर किसके बारे में सोच रहा है? लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा है, ऑपरेशंस। याद होगा डिविजनल मैनेजर को सब ऑपरेशन के काम दिए हुए थे, ये वाला पॉइंट रहेगा। लेकिन सबसे बाहरी कौन है भाई? एसबीओ। एसबीओ का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब ये एक बिजनेस में मल्टीपल ग्रुप्स डाल सकते हैं ना बड़ी। ओके, वो ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? 3। सीटीएम। सीटीएम का फुल फॉर्म कॉम्पिटेंसी, टेक्नोलॉजी, मार्केट। अरे याद है, पीटीएम जैसा ही है ना। तो अब एसबीयू के इसमें आपके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से देख लीजिए जो जो आपको आंसर याद आता है। लेकिन मैंने आपको एक क्लियर कट एजेंडा बताया था, मैंने तो कॉपी किया हुआ इसमें, अगर आपको याद है। ओके, सबसे पहला ये सिंगल बिजनेस या कलेक्शन बिजनेस हो सकता है। सेकंड, इसके खुद के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर है, और इसको मैनेज करने के लिए बिजनेस लेवल मैनेजर है या सीईओ है। याद आएगा बड़ी? ये 3 कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन आया खाली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ये 3। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज या एट्रीब्यूट्स बताइए, ये 8। ओके, जिसमें पहले 3 कौन से लिखिएगा? वही। उसके बाद आगे देख, ये डिवाइड कैसे कर रहा है? साइंटिफिक। ओके, ये इंप्रूवमेंट ओवर टेरिटरी। डिस्टिंक्ट बिजनेस के लिए प्लानिंग अलग से होती है। ओके, अनरिलेटेड बिजनेस सेपरेट, यानी इसकी सेपरेट प्लानिंग होती है। आत्मा क्लियर है? एक पॉइंट मैंने छोड़ चुका हूं, मैंने नोट्स में से एक पॉइंट रखा नहीं है, लेकिन ये 8 पॉइंट आपको तोड़ रखने हैं। ओके, ये मैंने आपको जैन 26 के लिए बता दिया है। ओके, एसबीयू आपके लिए तोड़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिविजनल वाला कॉन्टेक्स्ट आपके लिए एलडीआर है। और अगला पॉइंट आता है, ओके, मैट्रिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट तोड़ याद रखने का। मैट्रिक्स का कॉन्टेक्स्ट आई होप आप सबको याद है, गलती से भी नहीं याद है तो ध्यान रखना भाई, मैट्रिक्स सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट है। और मैट्रिक्स एक ऐसा मॉडल है जिसको आना मतलब आया, ओके, कॉन्सेप्चुअली क्रैक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैट्रिक्स में डेविन्स एंड लॉरेंस का स्टेप बताओ, और ये वो फुली स्टेप याद होगा। सबसे पहले ओके, आपको याद होगा P1 और F1 याद है, या D1 या F1, ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। इसको अपन बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। याद आया बड़ी? ये दोनों मिलके जो काम करेंगे, ओके, थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ू। याद आया? फिर ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट। ओके, एंड तीसरा पॉइंट, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? मैच्योर। याद आएगा बड़ी? लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट में अपन ने क्या वर्डिंग बोला था? प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में क्या वर्डिंग बोला था? सबसे पहले नाम क्या हो गया? प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट होगा या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या प्रोडक्ट मैनेजर होगा?
प्रोजेक्ट मैनेजर, और ओवर पीरियड क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मैनेजर। आत्मा क्लियर है ये, ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एकदम क्लियर है। और अच्छा मैट्रिक्स सबको याद है कि नहीं, ओके मैट्रिक्स में मालूम है ना, ओके दोनों मिलके मिलके फिर आगे बनते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, बहुत सारे चैनल्स है, शटिंग डाउन करना आसान है, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किस कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल है, फंक्शनल, कौन फ्लेक्सिबल है, डिवीजन, डिवीजन को फ्लेक्सिबल बना दे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, डुप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स, डुअल लाइन ऑफ रिपोर्टिंग, याद आया क्या, और कम्युनिकेशन बहुत खतरनाक है। ओके और ये है, अगर आपको याद आया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कब सुटेबल है, सबसे पहला पॉइंट। ओके मेरे को आइडिया कैसे चाहिए, ये इसका भी इंपॉर्टेंस देना है, इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। अच्छा मेरे को बता फंक्शनल और डिविजनल हो, नीचे नीचे औकात आती थी ना, मैं नीचे सबकी सुनता था क्या, लेकिन अब मेरे को है ना इसकी भी सुननी है, इसकी भी सुननी है। तो सबसे पहला पॉइंट आइडिया क्या होना चाहिए, क्रॉस फर्टिलाइज, रिसोर्स कैसे है, स्केयर, एंड भाई एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये होना चाहिए। ये है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आत्मा क्लियर है कह रहे, ओके ठीक है। इसके बाद आता है और एक कौन सा स्ट्रक्चर, नेटवर्क। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर में ना मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख के रखे हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के कंटेक्स्ट में, ताकि आपको याद रहने में काम हो। नेटवर्क स्ट्रक्चर में ओके यहां पर आपको याद रखना है सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप है जो कोलैबोरेशन में काम करते हैं। आई होप याद होगा, ओके कोलैबोरेशन में काम करते। अच्छा इधर क्या कॉन्सेप्ट था, नेटवर्क में क्या था, आउटसोर्स, यानी अपन क्या काम करते हैं, खुद का इन हाउस है या आउटसोर्स है, आउटसोर्स। तो आउटसोर्स में अपन क्या काम करते हैं, कोलैबोरेशन। और एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, मेक ओवर बाय डिसीजन, याद आया ना बड़ी, तो बाय अपन कर रहे रेदर देन मेक। अच्छा सैलरीड एम्प्लॉयड है या भाई अपन कमीशन वगैरह देते हैं, कमीशन, ओके अपन सैलरीड एम्प्लॉय नहीं रखते। तो देख लेना नॉन हायरार्किकल है, ये नॉन हायरार्किकल याद आया क्या, कॉबवेब याद है नाम, कॉबवेब है, कॉबवेब। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेक ओवर बाय, बाय और मेक, और एम्प्लॉय अपन अपॉइंट नहीं करते जिनकी सैलरी नहीं देते, नहीं बाय और मेक है, मैं मतलब बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, पर आपको ये समझ में आ गया क्या, दो वर्ड होना चाहिए। तो भाई बाय करो इंस्टेड ऑफ मेक। ओके एम्प्लॉय कट लिए, एम्प्लॉय कैंसिल किया, मतलब समझा क्या, यानी कौन सा एम्प्लॉय नहीं है, सैलरीड, यानी अपन सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। फ्लेक्सिबल है या नहीं है, ओके कॉन्सेंट्रेट ऑन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, हमारा कॉम्पिटेंसी क्या है, आईटी, हम उस पर ही ध्यान देंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ट्रबल क्या है, ट्रबल मेरे जो पार्टनर्स है, मेरे पार्टनर्स मतलब कौन, मेरे सप्लायर, मेरे क्या बन सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स। एंड और यहां पर वी कैन ओनली स्पेशलाइज ओनली इन फ्यू फंक्शंस, और एम्प्लॉय को क्या है, कॉन्फिडेंस लैक है। अगर आप ये मैंने जब बनाया था ये पॉइंट में मैंने फास्ट में लिखा था कल, ओके लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 3 पॉइंट आपके डिसएडवांटेजेस है, ये 2 पॉइंट आपके एडवांटेज है, ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हो गए। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके बारे में लिखने के लिए याद रखना। और सेम लॉजिक आर क्लास में जाइए, आर क्लास में सबसे पहला पॉइंट इट इज व्हाट इज यूज्ड बिटवीन टॉप एंड लोअर आईटी, किसको निकाल दिया अपन ने, मिडल। तो मिडल को क्या नाम दिया, कॉन्स्ट्रिक्टेड मिडल। ओके इसके एडवांटेजेस 2, डिसएडवांटेजेस 2। ओके मेरे को बताओ एडवांटेज क्या है, कॉस्ट ज्यादा या कम, कम। ओके यहां पर सिंपल डिसीजन मेकिंग होएगा ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके सिंपल डिसीजन मेकिंग क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्टली टॉप एंड लोअर। एंड यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ओके एम्प्लॉय के लिए काम कैसा हो गया, मोनोटोनस, एंड यहां पर मोटिवेशन नहीं है। क्यों मोटिवेशन नहीं है, प्रमोशन ही नहीं है, प्रमोशन का कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया। याद रखना ये 8 में से अभी तक के अटेम्प्ट में ओके 4 अटेम्प्ट में जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एक अटेम्प्ट में जिसमें क्वेश्चन नहीं आया इनके ऊपर, लेकिन ये तोड़ एलडीआर रहता, जिसमें से जैन 26 के लिए मैंने बताया ऑर्गन स्ट्रक्चर में आपके 3 एलडीआर रखने के, डिविजनल ओके एसबीयू और मैट्रिक्स। आग बंद करके रटने का भाई, आग बंद करके रटने का। आत्मा क्लियर है, मैं थियरी पॉइंट ऑफ व्यू बताया, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो सब वाले आता है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट ओके बचा हुआ, छोटा सा पोर्शन बचा है, सबसे पहला पोर्शन बचा है कल्चर। ओके कल्चर का याद आया क्या बड़ी, व्हाट इज द फिट, फिट का कॉन्टेक्स्ट, फिट कब होगा, कल्चर फिट कब होगा, ये भूलो मत। हाँ मैंने मां कसम बोल रहा हूं, एक घंटे डाले, फिट कब होगा। ओके मेरे को बताओ कौन सा कल्चर चेंज नहीं होना चाहिए, कोर। तो कोर कल्चर को ध्यान रख के स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटर। ओके अब कल्चर, कोर कल्चर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे कल्चर चेंज करना चाहिए ना, तो इंप्लीमेंटर के टाइम पे चेंज होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी। ओके यहां पर देखना स्ट्रैटेजी मेकर एंश्योर कि वो कोर कल्चर चेंज ना हो, और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटर की जिम्मेदारी है चेंज फेसिएट जो डिफिकल्ट है। आत्मा क्लियर, लेकिन ये चेंज कैसे करेगा, तो याद होगा स्टेप्स टू चेंज। अब ये स्टेप्स टू चेंज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक है स्टेप्स टू चेंज, कौन सा वो स्टेप्स टू चेंज है ऊपर, वो स्टेप्स टू चेंज कौन सा है, स्ट्रैटेजिक चेंज। ये स्टेप टू चेंज कौन सा है, प्रॉब्लम कल्चर। कौन सा है बड़ी, प्रॉब्लम कल्चर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डायग्नोस करो कौन से फेस प्रॉब्लम कल्चर है। याद होगा मैं बताता हूं, ये एरिया है सब लोग एग्री है चेंज करने के लिए, ये एरिया चेंज नहीं कर रहा है, तो डायग्नोस करो। सेकंड ओके इनके साथ ओपनली बात करो, अकेले रूम में मत करो, याद आया। एंड भाई इसको एक्शन से दिखाओ क्या करना है। तो 3 चीजें याद रखो, सबसे पहले कौन से फेस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड उनके साथ ओपनली फॉर्थरिंगली बात करो, एंड जो भी एक्शन लो, एक्शन क्या करो, ये पॉलिसी प्रोसेस रिवाइज करो, अल्टर करो, प्रेस करो जो काम कर रहे हैं, रिक्रूट करो नए लोग, रिप्लेस करो, मां कसम जो भी ओके जो भी अपॉर्चुनिटी मिले मोटिवेट करना छोड़ो मत, जो फॉलो कर रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट आएगा आपका प्रॉब्लम कल्चर। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन आया स्टेप्स टू चेंज द कल्चर, आंसर ये रहेगा स्टेप्स टू चेंज स्ट्रैटेजिक चेंज, ऊपर वाला आंसर। कौन सा स्टेप्स टू स्ट्रैटेजिक चेंज है, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, विजन शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, वो आंसर अलग रहेगा। आत्मा क्लियर है। लीडरशिप आई होप याद होगा, लीडरशिप की कहानी कल देखी थी, 3 क्वेश्चन है लीडरशिप में। सबसे पहला है रोल्स क्या है, उसके बाद रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, और उसके बाद आपका टाइप्स है। टाइप्स तो 2 मिनट में खत्म कर दोगे आप। 2 टाइप्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल
ट्रांसनेशनल। लेकिन मेरे को बताइए सबसे पहला पॉइंट रूल्स क्या है, 5 रूल्स याद रखने का। ऐसा था ओके, क्या था, स्टेइंग एट टॉप, यस 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 यस, सब मिलके काम करेंगे, स्पिरिट द क्रॉप। अच्छा एनवायरमेंट में चेंज हुआ, क्या उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडेप्टिंग चेंजेस। अरे याद आया क्या, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, ओके पॉलिटिकल या इथिकल, इथिकल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी गलती हुई क्या करेक्टिव एक्शन लेने से शर्माना चाहिए, नहीं। ओके ये 5 पॉइंट है, ये 5 क्या क्वेश्चन है, रोल्स। लेकिन वैसे ही आपको याद होगी रिस्पांसिबिलिटी। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी में क्या करना चाहिए, ओके आई कैन टेक ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन करने के लिए पॉलिसी प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। पॉलिसी प्रोसीजर बनाऊंगा, पॉलिसी प्रोसीजर ड्रावर में रखूंगा या कम्युनिकेट करूंगा, कम्युनिकेट। अब पॉलिसी प्रोसीजर कम्युनिकेट कर दिया, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके ये 2 नीचे वाले पॉइंट में ओके चेंज करो, और चेंज के साथ कल्चर को चेंज करो, और इसके लिए ह्यूमन कैपिटल रहेगा उसको मैनेज करो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस। इसकी वजह से क्या होगा, ओके बढ़ेगा, लेकिन उसको क्या करो, सस्टेन, सस्टेन परफॉर्मेंस एट ए हायर लेवल। आत्मा क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रख लेने का। एंड लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ लीडरशिप है। ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में कौन सा क्वेश्चन किसके साथ कंफ्यूज हो सकता है, चैप्टर 1। ओके चैप्टर 1 के साथ कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल। तो मेरे को बताओ अगर एग्जाम में रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीईओ आया तो चैप्टर 1। ओके अगर मैंने बोला एक सीईओ है जिसने अपनी लीडरशिप की या मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है किसी और के हाथ में दिया है, तो कौन सा वाला लिखने का, ये वाला चैप्टर, आत्मा छिपा। ओके ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है कंट्रोल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अच्छा पहले इसके पहले प्रोसेस ऑफ कंट्रोल क्या है, कितने प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है, 4। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को कंपेयर किससे करना है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बीच में क्या आएगा, गैप, और गैप को क्या करना है, करेक्टिव एक्शंस। 4 सीने। ओके अगर याद होगा मैकेनिज्म याद आया क्या बड़ी, तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव मतलब स्टैंडर्ड, मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, ओके मैकेनिज्म फॉर एक्चुअल वर्सेस बजट्स, एंड मैकेनिज्म फॉर विच एक्शन, करेक्टिव एक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर, 3। कौन से, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी। ओके परचेज ऑर्डर बरोबर रिलीज हुआ कि नहीं देखना, परचेज ऑर्डर बरोबर रिलीज हुआ कि नहीं देखना, ऑपरेशनल। परचेज ऑर्डर से लेकर परचेज रिक्वेशन आया और आया पूरा एक साथ में देखना, मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, एक है इंडिविजुअल में देखना ऑपरेशनल, एग्रीगेट में देखना मैनेजमेंट। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी बरोबर इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं ये देखना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ओके तो अपना एसएम का मेन कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, ये। तो ये दोनों को कैसे याद रखोगे, कॉस्टिंग। अगर कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन एक आइटम पे क्वेश्चन आया तो कौन सा आंसर, ऑपरेशनल। लेकिन कॉस्टिंग के 3-4 आइटम एक साथ में हो गए तो मैनेजमेंट। अगर मैं ये भी बोल रहा हूं ना, देखो एकदम सिंपल याद रखो, ओके परचेज ऑर्डर रेज करने के पहले टेंडर्स चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टेंडर्स चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये कौन सा कंट्रोल, ऑपरेशनल। टेंडर्स चेक हुआ, परचेज ऑर्डर रेज हुआ, परचेज ऑर्डर के बाद वो इन्वेंटरी बरोबर आई है, गार्ड ने बरोबर अपडेट किया है, चेक किया है, उसके बाद अकाउंट्स को बरोबर अपडेट किया है, ये कौन सा कंट्रोल, मैनेजमेंट। एक से ज्यादा हो गया तो कौन सा कंट्रोल, मैनेजमेंट, याद रखिए। ओके उसके बाद आया स्ट्रेटजी कंट्रोल। स्ट्रेटजी कंट्रोल में 4 चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले मेरे अजम्पशन सही है कि नहीं है, ओके प्रीमाइस कंट्रोल। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मैं वापस बता रहा हूं, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट ऐसा बताया जाएगा कि भाई एनवायरमेंट पहले आपने एनालाइज किया था, उसके बाद एनवायरमेंट में चेंजेस हुए और आपने उसको ध्यान रख के आपने स्ट्रेटजी अपडेट की। ओके प्रीमाइस कंट्रोल आपने ध्यान में दिया, आत्मा क्लियर है। सेकंड सिनेरियो मेरे लिए दूसरा कौन सा कंट्रोल है, सर्विलेंस। सर्विलेंस और प्रीमाइस में डिफरेंस क्या था, दोनों, अच्छा दोनों का एक चीज याद दिला रहा हूं, ये दोनों फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन दोनों टाइम पे है। तो मेरे को बताओ सर्विलियंस में क्या डिफरेंस था, सर्विलियंस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ओके प्रीमाइस से अनफोकस्ड, अगर कोई चीज अनफोकस्ड है तो कौन सा कंट्रोल, सर्विलियंस। ओके स्पेशल अलर्ट कंट्रोल के लिए कौन सी टीम होती है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। याद आया बड़ी, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होगी। और एक कौन सा कंट्रोल होगा, इंप्लीमेंटेशन। मैं वापस आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल आया तो आप ये 4 लिखोगे और इधर खत्म कर दोगे, ये नीचे का लिखोगे नहीं। फिर नीचे का 2 कब लिखना है, इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल है तो कितनी कंट्रोल है, 2। स्ट्रेटेजिक, थ्रस्ट एंड माइलस्टोन। थ्रस्ट का याद दिलाता हूं, थ्रस्ट में क्या अपने को स्ट्रेटजी को रीएडजस्ट करना है क्या, और माइलस्टोन में ओके टाइम, कॉस्ट, इवेंट्स में कुछ चेंजेस करना है क्या, ये माइलस्टोन रिव्यू होगा। आत्मा क्लियर है। ये होने के बाद तेरा एसपीएम, एसपीएम का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस मेजरमेंट। स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर पहला पॉइंट है टाइप्स, ये इजी है। एसपीएम का पहला पॉइंट, टाइप्स कितने प्रकार के हैं, 6। सबसे पहले पैसा, फाइनेंशियल। दूसरा कस्टमर, मार्केट में जा, कस्टमर से मिलके मार्केट, मार्केट के बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड एनवायरमेंट। सर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, 4 कारण। सबसे पहले मेरा गोल अलाइन कर पाऊंगा, रिसोर्स एलोकेट बरोबर किया है कि नहीं कर पाऊंगा, याद है बड़ी, कंटिन्यूअस लर्निंग इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा ना बड़ी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओके बाहर से कौन अकाउंटेबल है। ओके अरे ये बहुत स्टोर क्लियर चीज है। अरे भाई शेयर होल्डर कितना अकाउंटेबल है, स्टेक होल्डर कितना अकाउंटेबल है, आपसे पैसे मंगाए, आपकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी कितनी है, ये बरोबर ध्यान में रहेगा बड़ी। ओके तो 4 कारण है जिसे करना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ इन टाइप में से 6 में से कौन सा टाइप यूज करूं, इन 6 में से कौन सा टाइप यूज करूं, डिपेंड्स। ये डिपेंड्स कौन सा होगा, फैक्टर्स। इन 4 जो 6 में से कितने, पहला पॉइंट इसको रैक्स याद होगा तो ओके कौन सी चीज आपके लिए रिलेवेंट है, पहला चीज। सेकंड पॉइंट कौन सी चीज आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा 4 रिलेवेंट हो गए, लेकिन 4 में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, 2 में अवेलेबल होगी। अच्छा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम पे होना चाहिए,
टाइम पे डेटा अवेलेबल होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्चर को अपन बोला था क्वालिटी, क्वालिटी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें दो फैक्टर इफेक्ट हो रहे थे, आई होप आपको याद होगा, दो फैक्टर थे, एक रैशनल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर। सर ओके, ओपननेस, आई एम डिस्कसिंग विद एवरीवन, रैशनल मैं सिर्फ मेरी टीम से डिस्कस कर रहा हूं, बाकी किसी से नहीं कर रहा। पॉलिटिकल, यूजुअली कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट करता है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल फैक्टर आगे तो लग जाएगी, एंड मोर एक ट्रिपल बॉटम फ्रेमवर्क याद आया बड़ी, ओके पी प्रॉफिट्स, प्रॉफिट तो मेरा मेन ही है, पीपल एंड प्लैनेट, और अगर ये तीनों किया तो स्पिरिचुअल लीडरशिप आएगी, पर्पस। भारत माता की जय, सी यू टुमारो, अस्सला वैसा, भारत माता की जय। तोड़ पाली क्लियर है बड़ी? अच्छा, मेरे ख्याल से देखो, मैं जानता हूं, मैं सारी चीजें समझता हूं कि ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसको रिवाइज करना आसान है। बस ये रिवाइज करने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म रखिए। ओके, हो सकता है 100% आए, हो सकता है 100% आए। ओके, पैकिंग कर लीजिए, पैकिंग कर लीजिए। देख मैं देख, अगर मैं किस दिन पिक्चर लेके गया ना, उस दिन तुम ऐसे पैक करते, मतलब दिखने चाहिए, तुम निकलने चाहिए, मैं अकेला जाऊंगा पिक्चर, फिर सब लोग पैक करने में जा रहे हो। देखो ना, मैं कभी पिक्चर लेके अगर लेके गया उस टाइम पे तुम ऐसे, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं तुम साला, मैं इधर आंसर डिस्कस कर रहा हूं। आगे मैं लेके गया ना पिक्चर, तुम मैं देखना, और पिक्चर है मेरा प्लान अभी एकदम क्लियर है, क्योंकि अपन कंफर्ट जोन में अभी, मेरे तो और बहुत तोड़ कंफर्टेबल में आ गया है। तो मेरा पिक्चर का प्लान है, एक दिन डिनर का प्लान है, तो दोनों में से अब तुमने, और ये पार्टी का प्लान तो अलग ही है विनोद सर का, वो तो अलग भी है। ओके, हाँ हाँ, अरे बोल, क्या डरता क्या? ऑडिट के लिए तो क्या मैं तुम तो अभी जो बैठे मेरा ऑडिट ही है ना रे, मेरा पॉपुलेशन कौन है? हाँ तो हाँ ऑडिट वाला। तो मैं वापस है, सुनो 2 मिनट, ओके 2 मिनट सुनो, 2 मिनट को क्लोज करो, कंक्लूडिंग करो। ओके, जितना चीज याद नहीं आया अगर अभी, ओके ऐसा हो सकता है कुछ कुछ चीजें याद आई है, कुछ कुछ चीजें याद नहीं है, आप स्ट्रैटेजी समझो। जो जैन वाले उनके लिए बहुत रिलेवेंट है, जो मे वाले उनके लिए भी रिलेवेंट ही है। स्ट्रैटेजी ये है, जो जो चीजें याद नहीं है वो आपको पढ़नी है। तो आप जब भी वापस पढ़ने बैठो, ओके अभी देखो, अभी 15 दिन तो आप और अपने अपने टाइम पास करते रहोगे। ओके, शायद ग्रुप 1 को वापस एज्यूम करोगे, जो जान वाले वो ग्रुप 1 देखोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं नवंबर में वापस ग्रुप 2 चालू करोगे। आप जब ग्रुप 2 चालू करोगे, एसएम को चालू करने के लिए रिवीजन लेक्चर ये डाउनलोड करने का, 2 तरह के रिवीजन लेक्चर में ड्रॉप करके दूंगा मैं डीएम में। ओके, जिसके अंदर एक ये रहेगा, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूं, एक और एक स्पीड वाला भी रहेगा, तुमको जैसा चाहिए वैसा देखो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले इसका एक चैप्टर जितना है उतना पॉइंट है, प्रेम वो कट करके रख भी देगा अपने ड्राइव पे, जिसमें ऑलरेडी 2 चैप्टर के ड्राइव पे रख दी है, और ये 3 चैप्टर के कट करके ड्राइव पे रखेगा। आपने क्या करना है, ओके जब भी वापस चालू हुआ, ओके जब भी चालू हुआ लेक्चर, ओके सबसे पहले वो रिवीजन लेक्चर देखने का, उसके बाद पढ़ना चालू करने का, स्पीड में खत्म करने का, और ये होने के बाद वापस क्या देखने का, वो रिवीजन लेक्चर, उसमें से जो चीज याद नहीं है वो टिक करने का, उतना ही पढ़ने का। आपका एफर्ट्स बचाने का तरीका यही हो सकता है, नहीं तो आप क्या करोगे मालूम है, वो हार्डवर्क करोगे जो गधा कर रहा है। तो गधे जैसा मत करना, घोड़े जैसा। तो उसका तरीका यही है, मैं आपको वापस बता रहा हूं। अगर कोई भी बंदा, मैं क्लियर मेरे पंटर लोग की बात कर रहा हूं, अगर तुमने वापस बुक से चालू किया, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं होगा, टाइम ज्यादा जाएगा, गधे जैसा काम करोगे। तो गधे जैसे कन्वर्ट करो, घोड़े में कन्वर्ट हो, घोड़े में कन्वर्ट होने के बाद ये लेक्चर क्लिप प्रेम डाला हुआ रहेगा, ऑडिट में भी सेम डाला हुआ है, ओके एसएम में भी डाला हुआ है, वो लेक्चर का क्लिप निकालो, ओके या तो यूट्यूब पे जाओ, दोनों में से पहला चैप्टर देखो। पहला चैप्टर भी पूरा नहीं देखना है, खाली वो चार्ट का आधा देखा, आधा देख के आप चैप्टर रीड मारो इसमें से फटाफट, मैं बोल रहा हूं फटाफट रीड होते जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। और उसके बाद ये जब चैप्टर पूरा हो जाता है फिर रिवीजन देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ऑल टुगेदर 15 से 20 घंटे के अंदर पूरा कंपाइल कर सकते हो। एप्रोप्रिएट टाइम कितना देना चाहिए? 30 to 40 आवर्स एप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन मैंने आपको बताया एप्रोप्रिएट मैं बोल रहा हूं, लेकिन सिचुएशन वाइज स्ट्रेटजी आपको मालूम है, ओके इंप्लीमेंटेशन पर्सन टू पर्सन डिफर होगी कि नहीं होगी, किसी को 60 घंटा जाएगा, किसी को 20, ऐसा नहीं होना चाहिए, 40 नहीं लग सकता। अगर कोई बोल रहा है नहीं सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगर कोई एक ग्रुप ही दे रहा है तो 40 घंटा दो, नहीं दे रहा है टाइम नहीं है, ओके 30 घंटा स्क्वीज करो, स्क्वीज कैसे करना समझा दिया है। भारत माता की चेपा बड़ी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, पक्का ना? तो कल से शाम को अपन किसके लिए मिल रहे हैं? ऑडिट के लिए मिल रहे हैं। ओके तो ऑनलाइन पढ़ लोग, ओके अपन एसएम के लिए वापस जो क्वेश्चन अपन और टाइम पास करते रहेंगे। कौन से तारीख है? 16, जब तुम्हारी और दूसरी बैचेस सब खत्म हो जाए। ओके क्लियर बड़ी, तोड़ बड़ी, अस्सला विस्ता।